आपका कर्म पे अधिकार है, कर्म के फल पे अधिकार नहीं है। इसका मतलब कामना ना करो ये नहीं है, जस्ट रिपीटिंग, या कर्म पे अधिकार है, कर्म के फल पे अधिकार नहीं है। इसलिए केवल हार जीत, सुख दुख, इससे ड्रिवन होकर आप कर्म करो या ना करो ऐसा नहीं होना चाहिए, और उससे डर कर कर्म ना करो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, दिस इज व्हाट वी डिस्कस, वी बीन डिस्कसिंग इन द लास्ट 2 क्लासेस। आई थिंक ये एक श्लोक पर हमने भार दिया है। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। मैंने मैसेज में लिखा था कि वील डू स्वधर्म बिट, बट आई थिंक स्वधर्म है ना, 3rd चैप्टर में वापस वील टॉक अबाउट गोल सेटिंग, तो हम वहां तक वापस करेंगे। टुडे आई वांट टू फिनिश चैप्टर 2। ठीक है, हम सारे श्लोक नहीं लेंगे, जो इंपॉर्टेंट श्लोक है वील फिनिश चैप्टर 2, बिकॉज उसमें हाउ डू यू थिंक। अच्छा, ये तो कह दिया कि कर्म पर अधिकार है, कर्म के फल पर अधिकार नहीं है। ठीक है, पर इसको परिप्रेक्ष्य में रखते हुए, इसको पर्सपेक्टिव में रखते हुए हमें फिर सोचना कैसे चाहिए, हमें हमारी बुद्धि को किस तरीके से ट्रेन करना चाहिए ताकि वो इस मोड में आ सके। दिस वी विल सी टुडे। ठीक है, बिकॉज वो भी कृष्ण कहते हैं। तो सॉरी, वी विल गो टू श्लोक। हमने जो पिछली बार कहा था, वील रीड इट अगेन। 47 was कर्मण्येवाधिकारस्ते। Then we had seen the 5 things, पंचेतानि महाबाहो 18th chapter से, कि कौन सी 5 चीजें हैं। याद है किसी को 5 चीजें? Can we just go through it once, फिर आगे बढ़ते हैं। Which are the 5 things which define your success or failure? करणम करना विविधा कुछ अधिष्ठानम, करणम अधिष्ठानम कर्ता, कर्ता, अधिष्ठानम, कर्ता, चेष्टम, हाँ, चेष्टा, एक्टिविटी, चेष्टा, and दैवत, दैव्यम, दैव्यम, 5वां is दैवत। There's one more ना, या हो गया? अधिष्ठानम, करणम, कर्ता, दैव्यम, चेष्टा, दैवम। So as we discussed, दैवम is not in our control, the rest 4 are in our control. ठीक है, so आप सोचो, as a logical human being, दैवत we cannot control and दैवत we will not know till the outcome comes, है ना? बट ये बाकी 4 तो हमारे हाथ में है। तो अगर हम रैशनली सोचे तो हमें क्या करना चाहिए? Ma'am, sankalp forms part of adhishtanam, right? Sankalp, yeah. So sankalp, adhishtanam is the entire environment. So your decision to do it, to define your goal and everything will be a part of the adhishtan. Yes. Yeah, adhishtan is the environment. जैसे आप अगर experiment कर रहे हो, है ना? तो experiment के लिए you need a lab, proper setup, and you have to define आप क्या experiment कर रहे हो. So that definition is your sankalp, what you want to do, in a way. So that way it is a part of the adhishtan. ठीक है? So okay. So then, as a rational human being, you can't control driver, but you want to get something done. Then what should you do? Karma. Karma, yeah. So basically, ये जो 4 है, you have to ensure कि ये 4 is done properly. ठीक है? You have from at least from your side, जितना आप अपना environment, right environment choose कर सको, सही processes use कर सको, सही capabilities develop कर सको, और सही apparatus use कर सको, ये तो आपके हाथ में है ना? तो this is what these 4 are the ones you should focus on. But are we able to? That's the question, right? And if we are not able to, why not? And how do we get our mindset कि हम बाकी किसी चीज की चिंता ना करें, केवल और केवल इन 4 पे फोकस करें? ठीक है, फुल्ली इन 4 पे कैसे फोकस करें? तो if we go again to श्लोक नंबर 48 of chapter 2, 2.48, जिसमें है योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ठीक है, तो योगस्थ कुरु कर्माणि मतलब योग में स्थित होकर कर्म करो। संग त्यक्त्वा, संग मतलब अटैचमेंट। किस चीज का अटैचमेंट? अटैचमेंट टू सक्सेस और फेलियर, सुख दुख, जिसका आपको विच विल बी कंट्रोल्ड बाय दैवत। जो दैवत कंट्रोल करने वाला है, जो डेस्टिनी कंट्रोल करने वाला है, उससे संग छोड़ो और सिद्धि, वही
वही सिद्धि असिद्धि, फेलियर सक्सेस, उस सबको फिलहाल आप एक ही लेवल पे देखो एंड डू योर वर्क, ensuring that you can look at both equitably, success failure, sukh dukh, all of that. That is called योग, ऐसे वो कह रहे हैं, ठीक है. But before we go too much into it, हम एक और कुछ लोग जंप करके आगे जाते हैं टू अंडरस्टैंड कि सम करने से क्या होता है, ठीक है, और अटैचमेंट मतलब और क्या. सक्सेस फेलियर तो एक चीज है, ठीक है, पर उसके अलावा ये सक्सेस फेलियर या जो ये संग कहते हैं, अटैचमेंट, why is attachment not helpful in us achieving our goals? Let us see that, ठीक है. This is अभी हम जो करेंगे ना, that is pure and pure neuroscience, उसके अलावा ये कुछ नहीं है, ठीक है. I think I have spoken about it before, but we'll go through it again. तो we go to श्लोक नंबर 62, सेकेंड चैप्टर का ही 62, 62वां, ठीक है. सो 62वां says ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते. 63 क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. ठीक है. इसमें क्या कह रहे हैं वो कि आप कोई भी चीज से बहुत सिंपल चीज, अगेन ठीक है, हम सबको समोसा पसंद है, समोसा. तो इसमें कहते हैं ध्यायतो विषया पुंसा, विषयान, विषय मतलब क्या, ठीक है. तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है, ठीक है. नाउ दिस इज वी आर गोइंग टू we'll do a little bit of theory about this just so that it's very clear. Which are the 5 sense organs? Which are the 5 senses that we have? Touch, sight, Sorry? touch, Touch, sparsh, yes. Sparsh, taste, Ras, touch, yes. shrota, listening, Shrodha, correct. And smell, गंध, smell. है ना. These 5. आप देखो कोई भी चीज है ना, हम जनरली ये 5 सेंसेस से अंदर जाती है. कोई भी चीज आप देख लो, आपको, आपने कुछ पढ़ा आपको अच्छा लगा, gone through the eyes. आपने कुछ सुना आपको नहीं अच्छा लगा, आपने कुछ सूंघा स्मेल अच्छी नहीं आई, and these things tell you something, है ना. अगर किसी आप कुछ खाना है उसकी स्मेल अच्छी नहीं आ रही तो यू नो ये खाना ठीक नहीं है, आई डोंट वांट इट, है ना. ये सारा रिफ्लेक्स एक्शन चल रहा रहता है. सो दीज the objects which give you these senses are called vishay, ठीक है. Things which you can perceive through these senses are vishay, which basically means everything, है ना, क्योंकि आप perceive ही इन 5 senses से करते हो, ठीक है. अच्छा, अब ध्यायतो विषयान् पुंसः, अगर कोई स्पेसिफिक वस्तु में आप बहुत ज्यादा रम गए, जैसे सिंपल एग्जांपल समोसा, समोसा देखा और मुझे उसको खाने की, एंड आई एम थिंकिंग अरे समोसा समोसा, मुझे उसको खाने की उत्सुकता हुई, ठीक है. तो ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, समोसा देखा, मुझे लगा यार ये कितना बढ़िया समोसा है और मुझे खाने की कामना हुई, ठीक है. I see it, I hold the विषय which is the thing, I connect it to an experience कि हाँ इससे मुझे अच्छा लगा था, and then I desire to eat it, ठीक है. ध्यायतो विषयान् पुंसः, पुंसः मतलब इंसान, ध्यायतो मतलब होल्ड करना, टू ऑब्जर्व, विषय मतलब वस्तु, संगस्तेषु उपजायते, उससे अटैचमेंट हो जाती है. अब दिस इज ओनली अ समोसा, सो अंडरस्टैंड अटैचमेंट ओनली इन दैट टेम्पररी थिंग, ठीक है. उसको देख के मन करता है कि अच्छा दिस इज गुड. संगात संजायते कामः, देखकर मुझे काम होता है, काम मतलब डिजायर, माय डिजायर इज टू ईट इट, ठीक है. अब मैंने खा लिया, वो मैंने खा लिया तब तो ठीक है, मुझे अच्छा लगा, आई फील हैप्पी, भले कुछ टाइम के लिए हो, ठीक है. अब ये हो सकता है कि या तो मैंने खा लिया एंड आई वांट मोर, हमेशा ऐसे होता है, यू लाइक समथिंग एंड यू वांट मोर, कि और एक खाना है, ठीक है. पॉसिबल है कि वो ना खा सको, कोई और उसे खा गया. अब ये तो समोसा है, बट जस्ट इमेजिन इतनी आपको तीव्र इच्छा है समोसा खाने की, और अगर आप उसे ना खा सको तो क्या होगा, यूड बी लाइक साला खा गया मेरा समोसा, किसी और खा गया तो सीधा क्रोध आ जाता है. सडनली इतने छोटे से समोसे में भी आपका ध्यान उस पर, आपको खाने की इच्छा हो, कोई और खा गया समोसा
तो आपको एकदम क्रोध आ जाता है, छोटे से पीरियड के लिए एकदम गुस्सा आ जाता है कि यार क्या यार मेरा समोसा खा गया, है ना। तो कामात क्रोधो भी जायते, वो क्रोध क्यों आया? बिकॉज यू हैड द डिजायर टू ईट द समोसा एंड दैट डिजायर वाज नॉट फुलफिल्ड, ठीक है, दैट इज व्हाट मेड यू एंग्री, ठीक है। नाउ फिर क्या होता है? क्रोधात भवति सम्मोह, ठीक है। अच्छा, अब सिर्फ समोसा है, वो समोसा से लाइफ एंड डेथ का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, बट फिर भी आपको कई बार इतना गुस्सा आ जाए, किसी ने आपका समोसा खा लिया तो आप उठा के झापड़ भी लगा दो, ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में डेल्यूजन हो गया है कि वो समोसा वो सो इम्पोर्टेंट टू मी कि ये जो बंदा है उससे भी ज्यादा द समोसा इज इम्पोर्टेंट इन माई लाइफ। यू आर डेल्यूजन। ये आप अगर शांति से सोच रहे हो तो यू बी लाइक ठीक है यार खा गया समोसा, बट दैट क्रोध, दैट एंगर is making you behave in a way which you wouldn't have otherwise behaved. Why is that? Because क्रोध obstructs your विवेक बुद्धि। जब आपकी बुद्धि को obstruct करेगा तो delusion हो जाएगा। delusion से क्या होता है? सम्मोहात स्मृति विभ्रम। Actually this is all connected. You become delusion. Delusion से स्मृति विभ्रम। Your memory gets confused. Confused memory मतलब क्या? वही your priorities get shaken. आप भूल जाते हो कि भाई मैंने उसे आज मारा है, कल वो मुझे भी मार सकता है, या फिर क्या फर्क पड़ता है, खाने दो उसे, या फिर मे बी उसके लिए समोसा ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आप कुछ सोचते नहीं हो, ऑल द रैशनैलिटी गोज टू ट्रैश, ठीक है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो। और एक बार आपका कंफ्यूजन हो गया ना, व्हेन यू स्टॉप थिंकिंग क्लियरली, तब तो बुद्धि नाश होता ही है, एंड दैट्स व्हेन यू रिएक्ट द वे यू रिएक्ट, ठीक है। योर इंटेलिजेंस गोज फॉर अ टॉस। व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट थिंकिंग। अच्छा, अब वी सॉ दिस वेरी सिंपली कि एक समोसे केस में थिंक अबाउट एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज रियली इंपॉर्टेंट टू यू, एंड वी विल टेक एन एग्जांपल फ्रॉम महाभारत, ठीक है। हम सबको मालूम है कि युधिष्ठिर वाज अ वेरी सॉर्टेड गाय, ठीक है, कभी गुस्सा नहीं होते थे, कुछ नहीं होते थे, वेरी सॉर्टेड, हमेशा धर्म का काम करते थे। बट महाभारत में अगर किसी ने सबसे वर्स्ट निर्णय लिया हो अपने भाइयों को और वाइफ को दाव पे लगा के, वो किसने लिया? सबसे इंटेलिजेंट बंदे ने, जिसको धर्मराज बोलते थे, धर्मराज, है ना। अ मैन हु इज सो स्मार्ट। कोई और दुर्योधन ने जो किया वो तो छोड़ दो, बट अ मैन लाइक धर्मराज was otherwise so sorted. Why does it happen? Because वो देख रहा है, वो जुआ खेल रहा है, he is interested, उसको मजा आता है जुआ खेलने में, ठीक है। So because he is human, ma'am. He is human, because correct. to portray that he's also human. Absolutely, He's this not is all Devta. we are discussing this because we are all human, and this is a part of being human, right? All Yeah. the desires and everything is a part of being human. We are just trying to understand why do we do that, right? Why would an intelligent man do something like this which is not expected of an intelligent man, ठीक है? Why was that? Because आप देखो हो क्या रहा है, he is desirous of playing and he is desirous of winning, ठीक है, और he is afraid of losing. आप इसको ऐसे लो, वो एक दांव खेलता है, result doesn't go according to him, तो या तो क्रोध आ जाता है या तो एग्रेशन आ जाता है, ठीक है, एंड ही थिंक्स नहीं यार अब मैं अगला दांव खेलूंगा तो मैं जीत ही जाऊंगा, अगले दांव से तो आई विल गेट इट। क्या हो गया? बुद्धि नाश हो गया। बुद्धि नाश से भी ज्यादा उसका स्मृति विभ्रंश हो गया कि ये जुआ है भाई। वो ये भी भूल गया कि आई एम प्लेइंग विद समबडी जो मुझे कभी जीतने ही नहीं देगा, ठीक है। ही नोज शकुनी इज अ क्रूक, उसके बावजूद एंड हैविंग लॉस्ट वन आफ्टर द अदर ही थिंक्स अगले वाले में मैं जीत जाऊंगा, अगला दाव डाला जीत गया, है ना। बट क्या हुआ? इवेंचुअली सब कुछ खत्म। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। एक बार आपकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, आइडियली ही लॉस्ट ऑल द वेल्थ, ही शुड हैव सेड अब बस यार अब इससे ज्यादा नहीं, है ना। आइडियल थिंकिंग मानस वुड हैव सेड कि चलो ठीक है, आई कांट से नो टू प्लेइंग गैम्बलिंग बिकॉज ये क्षत्रिय कोड है जो भी कुछ है, पर अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं और किसी को दाव पे अब नहीं लगा सकता। उसके बजाय वो ये सोच रहा है अच्छा ये सब तो चला गया, इफ आई प्ले वन मोर दाव अब तो जीत जाऊंगा। और आप सोचो ये हम सबकी लाइफ में होता है ये चीज, थोड़ा सा और शेयर मार्केट्स ले लो, गैम्बलिंग ले लो, कुछ भी ले लो, है ना, ऐसे लगता है थोड़ा और कर दो हो जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, आप सब ने, यू ऑल आर स्टूडेंट्स राइट, यू वुड हैव डन अ केस स्टडी ऑफ कोडैक। पता है कोडैक का केस स्टडी? एनीबडी नोज व्हाट हैपेंस? एनीबडी कैन टॉक अबाउट इट? Yes. So Kodak was one of the pioneers in the what you call these camera space. Like they were digital camera and all those things, but they did not really pay attention to the
digital camera in which you get the screen. So like roll camera mein, they were very pioneers. And when they got this new innovation from the other companies, they could not really tackle the whole tsunami and they got busted back. Very good. अब this is the other side of example. हम क्या कहते हैं कि जो नहीं मिला या basically we said सुख दुख सम होना चाहिए. We said सिद्धि असिद्धि सम होना चाहिए. It should be seen equally, है ना? तो failure का तो समझ में आता है कि if something you're not getting, don't worry about it and move on. ठीक है? But if you're getting something, why should I still be stable? Why can't I be excited? Why can't I be happy? This is the example of it. Kodak was extremely successful. ठीक है? They had created something यार. हर जगह आप देखो, हर जगह Kodak की फिल्म्स होती थी, कैमरा में ये वो हर जगह, है ना? जीते जा रहे थे, earn कर रहे थे. Market started changing, but you are so happy and content with winning that you have not even seen कि आपके मार्केट का चेंज हो गया, कि डिजिटल कैमरा आके आपका स्पेस लेते जा रहा है. आपको लगा ठीक है यार, मैं तो ये छोड़ नहीं सकता. This will never go out of fashion. क्यों? There is no answer to क्यों. You have find हजार reasons. I am so attached to this one business that I have created that I am not willing to change. क्या होगा? क्यों ये हुआ? Super attachment led to not growth but still delusion. Delusion of what? Delusion मतलब क्या? My vivek buddhi, I am not seeing what's happening in front of me. My buddhi is not working. I am just telling myself अरे कुछ नहीं होगा. And पूरे का पूरा मार्केट डिजिटल में चला गया. आज हम कोई भी खरीदते हैं क्या कोडैक की फिल्म्स? कोई भी नहीं खरीदता. And सारा चौपट. From being hero coming down to zero. बहुतों की लाइफ में ये होता है. Nokia also is a relatable example, right? Absolutely. Nokia is a very good example. Nokia is also a very good example. Digital ये सारे स्मार्टफोन्स आ गए और नोकिया जहाँ था वहाँ ही रह गया. Because when you're winning, right? If you've lost something, तभी तो आपको समझ में आके rectify करना ज़्यादा आसान है. If you're doing well and you're like क्या फर्क पड़ता है यार? I'm fine. क्रोध की बजाय तभी अहंकार आ जाता है. So यहाँ पे I can replace क्रोध with अहंकार and I'll still get the same thing. ठीक है? If I get what I want, then I get अहंकार. कि हाँ मेरे को तो मिल जाता है. Because why? I am the कर्ता. मेरे कारण मुझे मिल गया. है ना? Follow up same है उसका. उसके बाद भी मुझे सम्मोह होता है. I'm so delusional कि सारा मैंने किया है and my decisions start going down the drain if I'm not using my vivek buddhi. If I'm not emotionally stable. है ना? आप देखो कोई लोग बहुत ज्यादा खुशी में हो ना, बहुत ज्यादा खुशी में वो लोग ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं कि फिर उनको लगता है कि यार, बहुत सिंपल एग्जांपल, या यू कैन रिलेट दिस आल्सो. किसी को किसी से कुछ काम निकलवाना हो ना तो वो उसको बहुत मस्का मारते हैं. आपने देखा है? मेरे को चाहिए पलक से कुछ काम निकलवाना, अरे बोले यार पलक तू कितनी क्यूट है यार, पलक क्या दिखती है यार, तेरे सिवा तो कोई ये कर ही नहीं सकता. अब जब मैं ऐसे बात करूंगी, पलक इज लाइक हाँ यार, शी ट्रस्ट मी सो मच, आई विल डू इट फॉर हर. शी विल फॉरगेट कि शायद पिछले बार भी मैंने ऐसा बोला था पर मैंने आई डिड नॉट डू व्हाट आई वाज एक्सपेक्टेड टू डू. वो ये भूल जाएगी. एंड इफ आई टेल हर मेरे को 10,000 रुपए दे, वो दे देगी इफ शी हैज इट, राइट? दिस इज हाउ वी डू, दिस इज हाउ वी टेक. यार मेरे को इतना अच्छा बोला, फिर क्यों पैसे नहीं आए? व्हाई डिड यू मेक दैट रॉन्ग डिसीजन इन द फर्स्ट प्लेस? व्हाट हैपेंड? डिजायर कि भाई मेरे को तो कोई अच्छा बोल रहा है ना. दैट डिजायर ब्रॉट इन मी अ लिटिल बिट ऑफ अहंकार एंड खुशी, सुख. आहा, मेरे को कोई अच्छा बोल रहा है. इट्स पैम्पर्ड माय ईगो, है ना? अहंकार आ गया, अगेन द सेम थिंग. सम्मोहात् स्मृति विभ्रम. मुझे डेल्यूजन हो गया. आई फॉरगॉट माय पास्ट एक्सपीरियंसेस कि भाई मैंने किसी को पैसे दिए, वो कभी वापस नहीं आया. स्मृति विभ्रंशात् बुद्धि नाशो. मैंने फिर भी दे दिया, फिर लगता है यार वो तभी क्यों ऐसा कर दिया मैंने. So this is a tactic. किसी को आप चढ़ाए रखो and get them to do what you want, because that instinct, right? You are not using your buddhi at that point. You are only using your emotional brain, and that emotional brain is making you do actions which just feel good at that point. Again, मुझे मालूम है कि मेरा वजन बढ़ रहा है, मैं लॉकडाउन में बैठी हूँ, मुझे चरचर नाश्ता तला हुआ केक नहीं खानी है, पर मैं खाती हूँ. सिंपल ना, बहुत सिंपल. क्यों? अक्ल नहीं है क्या? मालूम है ना. कोई भी इतने डम है क्या? नहीं मालूम.
सिगरेट से हालत खराब हो जाती है, वो उसके डिब्बे के ढक्कन पे क्लियरली लिखा होता है। क्यों नहीं छोड़ते हम? क्यों? What is it? It is this sangha, the attachment to it. Attachment to what? The kick I get. है ना? The kick can be your krodh, can be your ahankar, can be this happy kick, which makes me want it more and more. And that more and more में I forget the result. If I forget what is happening, मतलब क्या हुआ? सम्मोह और स्मृति भ्रंश. स्मृति मतलब मेमोरी. मुझे याद नहीं रह रहा है कि एक्चुअली उसका रिजल्ट क्या था. मैं भूल जाती हूँ कि 2 दिन बाद I will stand on the weighing machine and hate myself, right? But I will still do it. So you see, it is all connected. It is all connected. And why do we do so? ठीक है. So what we do is we will do one more shlok, and then we will go into my favorite brain diagram and the nervous system diagram to see why we do it. ठीक है. The point is कि as Aparna ji said, right, we are all humans, and as humans we do this, and we do this because our system is set like that. हमको लगता है हम मैं, but actually we are just slave to our chemicals and nothing else. We are just slave to our hormones. Yes, Aparna ji. So, see, one is, I think almost everybody who's in this group, who's even subscribing something like this, will know that the 5 senses take over us. But the point to know time and again is, what do you do when at that point, when you're overcome by anger, desire, whatever you call it, वो क्षण में अपनी conscience को मालूम होता है, listen, I'm getting very angry, we even say it, okay? But what is that one thing you must do to stop yourself? Yoga is the short answer. And that is what Krishna has been saying throughout. Yogastha kuru karmani. If you do yogastha kuru karmani, you are fine. You will be fine. But is it so easy to do yogastha? How do we become yogastha is the question, right? And this also we can figure if we understand really what's happening inside us. Okay. So let's do one more shlok, 60 and 61, and then we will go into the science of this. Okay. So 60 says, Yatato hi api kaunteya purushasya vipaschitah indriyani pramathini haranti prasabha manah tani sarvani samyamya yukta asit matparah vashehi yasya indriyani tasya pragya pratisthita. ठीक है. So he says प्रमथिनी इंद्रियाणी, जो हमारे सेंसेस है ना, वो बहुत ही टर्बुलेंट होते हैं. They always want something. ठीक है. अभी you remember first class we looked at this picture, this one, है ना? और हमने क्या कहा था कि ये जो घोड़े हैं, these are the senses, है ना? जो रेन्स है उसके हाथ में, जो ये है बेल्ट, उनको घोड़े को मैनेज करने का, वो मन है. और जो सारथी है वो बुद्धि है. सारथी तो बुद्धि थी. ठीक है. अच्छा, अब आप देखो, इसमें वो वही कह रहे हैं कि ये जो सेंसेस है वो घोड़ों की तरह होती है. उनको सब कुछ चाहिए होता है. यू सी समथिंग, यू लाइक समथिंग, यू वांट इट. वेरी वेरी नॉर्मल. दैट्स हाउ, दैट इज द प्रकृति ऑफ इट. ठीक है. नाउ योर मन हैज टू कंट्रोल देम. योर मन हैज टू नो, हैज टू से कि अच्छा ठीक है, ये रास्ता सही है, यहाँ जाना है. हर जगह भाग 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 करोगे आप, तो आप आपके गंतव्य तक कभी नहीं पहुंचोगे. अगर आप घोड़े पर छोड़ दो कि जहां जाना है वहां जाओ, है ना, तो घोड़ा तो कहीं पे भी जाएगा. घोड़े को थोड़ी मालूम है आपने क्या संकल्प करके आपको कहां पहुंचना है. सो यू विल नेवर रीच योर गोल, which means your ghodas has to be controlled. How do you control them? Through your मन. but अगर मन जो है वो तो reins है. ठीक है. as a बुद्धि, if I don't hold as a सारथी, as a charioteer, मुझे अपने घोड़ों के बेल्ट्स को पकड़ के रखना है ढंग से एंड डायरेक्ट करना है. इफ आई डोंट डू इट तो घोड़े किधर भी जाएंगे, है ना. सो बेसिकली इट डिपेंड्स, इट इज ऑल ऑन द सारथी, है ना. इफ सारथी बिकम्स एकदम डॉर्मेंट, अगर सारथी कुछ नहीं करेगा तो सब अपने आप जाएगा. हाँ प्रतीक, दिस इज एग्जैक्टली द वन आई वाज टॉकिंग अबाउट. आत्मनम रतिवती, बुद्धि तो सारथी.
ठीक है, दिस इज फ्रॉम कठोपनिषद, जो ये एक्चुअली वी डिस्कस दिस इन द फर्स्ट लेक्चर. एनीवेज, सो हाँ, सो इसमें वो वही कह रहे हैं कि जो इंद्रिय है, इंद्रिय मतलब सेंसेस, ठीक है, द सेंस ऑर्गन्स, they are turbulent, they will go wherever they want, and even for a wise man they behave like this. Vipashchitah yatatah vipashchitah manah. विपश्चित मतलब वाइज, जो वाइज मैन, जो वाइज इंटेलिजेंट युधिष्ठिर टाइप के जो लोग हैं, उनको भी ये जो सेंसेस है ना, वो आड़ा टेढ़ा लेके जा सकती है, बिकॉज वो नेचुरल है, दैट इज द प्रकृति ऑफ द सेंस. ठीक है, उसके लिए क्या करना चाहिए? सो ही सेज तानी सर्वाणी संयम्य युक्त आसीत मतपर, उन सबका कंट्रोल करना है और युक्त होना है. युक्त आसीत मतपर, युक्त मतलब योगस्थ. ठीक है, युक्त मतलब योगस्थ. योगस्थ क्या है वो हम देखेंगे, बट युक्त मतलब योगस्थ और मतपर. सो ही इज ब्रिंगिंग टू थिंग्स नाउ. सो ही इज लाइक बिकम युक्त, someone whose mind and indriyas are in full control and focus on me. So now he brings in the me aspect. Now what is this me? ठीक है, we will see this me going forward. Now me can be God, me can be consciousness, me can be the power you believe in, me can be Daivat, whatever the other aspect which is not in your control. ठीक है, तो वो कह रहे हैं just surrender to that, control your senses, surrender to that. And once your senses are in your control, then your buddhi will be pratisthita. तब आपकी बुद्धि काम में आएगी, and you can basically control, you can become a yukta, you can become yogastha. ठीक है, so he is saying this. Now let me share my screen. पलक, you have to, तेरे को मुझे ये access देना पड़ेगा screen sharing का. It says it is disabled. अब हो जाना चाहिए, एक बार देखो आप. मुझे वो यही नहीं आ रहा है, वो जो नीचे ऑप्शन होता है ना शेयर स्क्रीन का, हाँ वो ही गायब हो गया. एक सेकंड. हाँ आ गया. हाँ ओके. दिख रहा है ना सबको? हाँ ओके. सो बेसिकली दिस इज आवर ब्रेन. ठीक है, जो हम देखते हैं ये हमारा दिमाग है. दिमाग का जो एकदम एक्सटर्नल लेयर है, जो ब्लू कलर का दिख रहा है, नियोकॉर्टेक्स. ठीक है, नियोकॉर्टेक्स इज ह्यूमन बीइंग्स में it's still developing, but human beings में सबसे ज्यादा potent है. This is where all the analytics happen, the actual thinking, pros, cons, analytics, ये सब ये neocortex में होता है. Of course इसका बहुत ज्यादा detail है. Maybe Abhimanyu, Kailash, Palak can sometime tell us more about it. But essentially, short में thinking happens in the blue neocortex area. Then you have this छोटू सा, you see ये yellow लाइन है, येलो, ये उसके अंदर एक ग्रीन और ऑरेंजिश दिख रहा है ना. They make the limbic brain. Limbic brain is our emotional brain. So the first was a thinking brain. This is a limbic brain. Now what does limbic brain have? They have something called as amygdala. Amygdala, hypothalamus, hippocampus. Hippocampus is the memory. ठीक है, hypothalamus, the amygdala is one of our pleasure and pain center. ठीक है, hypothalamus controls the other parts of the nervous system, endocrine system, वो सब, but वो सब ठीक है. Basically remember this is the emotional system. The part to know here is amygdala, which is the pleasure and pain point. ठीक है, and then you have the reptilian brain, which is basically हर एक animal में भी ये होती है, which controls all your reflex motions, which is your breathing, digestion, movement. ये सब reflex और even non-reflex, but basically जो reflex है वो medulla oblongata भी वहां से control होता है. So all animals have the reptilian brain. As we evolve, the emotional brain or neocortex they start developing. ठीक है, अब होता क्या है,
when I see a samosa, ठीक है, when my eyes, my senses intake the figure of a samosa, the message goes from my thalamus to my emotional brain, and it actually also goes to the neocortex, but essentially to the emotional brain. Now you see, hippocampus is much closer, the memory is much closer to the emotional brain. So what your brain does, it says, अच्छा ये समोसा है, it processes from the memory, ये समोसा है, इसका टेस्ट अच्छा है, मुझे पिछली बार इसका टेस्ट अच्छा लगा था, ठीक है. And if it is not a very critical decision, या not a thing which requires lot of analysis, immediately my emotional brain will decide, send a signal to the reptilian brain which controls movement, saying that अच्छा इसको उठा के खा लो, ठीक है. अब एमिगडाला वहां पे है, so pleasure and pain center, ठीक है. अच्छा ये आप ध्यान रखो, we'll see something else and come back to this. मैंने कहा hypothalamus is also a part of the limbic brain, ठीक है. Cortex, rational brain, emotional brain, and reptilian brain. There is one more important aspect which hypothalamus does, which is controlling our nervous system. ठीक है. Nervous system मतलब क्या? जो signals हैं which have to go from our brain. Our brain is like a CPU, जैसे कंप्यूटर का CPU होता है. सारा controlling brain से ही होता है. ठीक है. और there are some actions which are voluntary actions, and there are some actions which are इनवॉलंटरी, जैसे ब्रीदिंग, डाइजेशन, वो सब इनवॉलंटरी एक्शंस है, वो हमें ना भी पता हो तो चल रहे हैं, ठीक है. अब आप देखो यहाँ पे यू सी समथिंग इन पिंक, दैट इज अ सिंपैथेटिक सिस्टम, एंड यू सी समथिंग इन ब्लू, दैट इज द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम. both these systems are in a way controlled from the hypothalamus, essentially the sympathetic system. इसमें होता क्या है, अब आपको कभी कोई फियर हो, ठीक है, जैसे सामने आपने शेर देख लिया, आपने शेर देख लिया और आप इमीडिएटली भागते हो, which is important for you to run because you are trying to save your life, to survive, है ना. So as soon as your system sees a threat, आपका हाइपोथैलेमस आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इमीडिएटली एक्टिव करता है, क्योंकि आपका जो प्लेजर पेन सिस्टम है दैट हैज डिटेक्टेड अ फियर. So even without seeking help from the neocortex, which is the thinking brain, immediately your emotional brain sends a signal and the sympathetic nervous system is activated. Sympathetic nervous system में क्या होता है? You see all your कहाँ गया? आपके जो सारे limbs वगैरह है ना, they are connected here. So as soon as you see a threat, you know you have to run away. Now, because you have to run away, you need more oxygen, you need more blood going into your legs and your hands so that you can run. So what it does is the other parts, जो आपका liver, ये सब जो बाकी systems है, stomach, liver, जहाँ पे सारा digestion हो रहा है, वहाँ सबसे blood, वहाँ सबकी arteries constrict हो जाती है, छोटी हो जाती है. हार्ट की, हाथ पैरों की, वो सारी बढ़ जाती है ताकि blood flow बढ़ जाए, ठीक है. And you run. This is very important. You have to survive. This is why you have a fight and flight system. However, क्या होता है कि normal situation में this is good, but if your body starts assuming everything as fear and a threat, तो आप देख रहे हो your sympathetic nervous system will always be active. If your sympathetic nervous system is active, your heart and your limbs are getting more blood, and blood is being taken away from the other parts. आपका डाइजेशन कम हो गया है, आपका ब्रेन थिंक नहीं कर रहा है, आपका एक्सक्रीशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो सब हैव गॉन फॉर अ टॉस, बिकॉज फॉर दैट टाइम all the energy, all the blood is taken by the systems which need to help you fight that threat. ठीक है. Normal circumstances in a real threat is fine, but when it is not a real threat, that's what starts causing stress in the body. आप हमेशा स्ट्रेस्ड हो, आप हमेशा रेस्टलेस हो. आप देखो, आप जब डरे हुए हो, व्हेन यू ट्राइंग टू रन, यू आर ब्रीदिंग वेरी शैलो, बहुत जल्दी ब्रीथ करते हो, है ना. सो व्हाट पीपल टेल अस कि भाई शांति, रुक जाओ, ब्रीथ, डीप ब्रीदिंग करो, आप शांत हो जाओ, और जब आप थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करते हो, यू ऑलरेडी स्टार्ट फीलिंग गुड. नाउ व्हाट हैपेंस देयर, व्हेन यू ब्रीथ डीप, immediately the control shifts from sympathetic system to parasympathetic system, which is your rest and recover system. Rest and recover system में क्या होता है कि जो आपका सारे लिवर, लंग्स, ये सब जो है, जो जैसे काम करना चाहिए, जिसको जैसा ब्लड जाना चाहिए,
सब सारे organs की अपनी अपनी rhythm है. All that rhythm comes back to normal. One. And second, your emotional brain, which is too much active when the sympathetic system is active because flight and fight, that cools down and the control goes back to your cortex, which should actually be the decision maker. है ना? Reflex action में you don't want the cortex to get involved because you have to immediately run to survive. But in a normal situation, you need your rest and recover system. Okay, so as much as your body is in a as much as your brain and your body is in a parasympathetic mode, you will think clearly, you will be a lot more relaxed, your health will improve क्योंकि सब कुछ सारे organs को blood जा रहा है, सारे organs अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, आपका hormone secretion सब बहुत अच्छा हो. If you are in a parasympathetic system, है ना? अब होता क्या है आजकल की लाइफ में, with lot of these impulses coming, with lot of these attractions, distractions वगैरह वगैरह, our senses running around in all directions, we are constantly in the stress mode, which is in the sympathetic nervous system mode. क्योंकि हम sympathetic nervous system के मोड में है, कोई भी decision जो है ना, जो हमें clearly सोचना चाहिए विवेक बुद्धि से, वो हम करते ही नहीं है. And we just do what our senses want. ठीक है. Now, how to stop that? People say do योग. क्योंकि योग में क्या करते हैं हम? We force ourselves to sit and stay in a position. जैसे अगर मैं कोई आसन कर रही हूँ, ठीक है? मैं कोई आसन कर रही हूँ, तो come what may, I am holding my body in a certain position for a certain period of time. Can be 5 seconds, 10 seconds. For me to hold any position in a certain way, my cortex has to be active. If my stress system is active, मैं रख ही नहीं पाऊंगी, हिलूंगी. आप देखना कभी भी. Even if you have to stand straight, right? If I'm too restless, I will not be able to even stand on my toes straight. उसमें भी मैं गिर जाऊंगी. आप कभी try करके देखना. But is yoga only physical? It's not. I'm saying no, it's not. So that's why I'm going step by step. ठीक है. So one is जब मैं आसन करती हूँ, but what is happening is, see, I am shifting the control. When I force myself, when I bring awareness, awareness is the system of your brain, of your cortex. ठीक है. When I bring awareness to a certain action, I am doing it from my cortex. So clearly, the decision making has shifted from the limbic system to the cortex. ठीक है. If I do it regularly, my cortex gets used to doing that action. My neurotransmitters get trained to doing it in a certain way. Then I get habituated to it. That's a different thing. But at least the cortex gets into the habit of doing things in a certain way. And the switch is happening from limbic system to the cortex. ठीक है. That's one for asana. The second is pranayama. उसमें क्या होता है? If I am focusing on my breathing, right? So I am always breathing deeper. हमको क्या कहते हैं कि लंबा करो. प्राणायाम मतलब stretch your breathing. As I said पहले कि अगर हम बहुत टेंशन में और कोई हमको कहे कि शांति बैठो शांत रहो, breathe करो, तो अपने आप we start feeling a little better. We feel a little relaxed. Because if I am already relaxed, I breathe deep. And if I start breathing deep, I give a signal to my parasympathetic system to come into play. As soon as my parasympathetic comes into play, my cortex becomes active because now I'm more aware of what I'm doing. Right? So by doing yoga, you're actually training your cortex to take control in its hand. Okay? That is the physical action of yoga. But in general, now you understand what is yoga. Yoga is being in a situation to think with your Vivek Buddhi. Basically to think from your cortex rather than thinking from your emotional system. I'm simplifying this. ठीक है, योग का एक spiritual aspect और वो सब तो है ही. मैं वो सब अभी के लिए ignore कर रही हूँ. मैं उसको बहुत ही simple physical sense में क्या है वो समझाने का कोशिश कर रही हूँ. So yoga is not only that, but one of the things of yoga is that you are thinking from your brain and not being driven by only your emotional system and your amygdala of pleasure and pain. ठीक है. Now if you're not, हाँ.
Does meditation is included in yoga? Absolutely, absolutely. So योग is Ashtanga योग, ठीक है. Ashtanga योग is not Ashtanga योग. योग अगर पतंजलि योग सूत्र देखे ना तो योग का डेफिनेशन इज योगः चित्त वृत्ति निरोध. ठीक है. चित्त वृत्ति निरोध मतलब क्या? हम अगर 2 मिनट भी शांति से बैठे, ठीक है, तो भी हम एक्चुअली शांति से नहीं बैठे हैं, बिकॉज दिमाग में चलते रहता है, थॉट्स चलते रहता है, मेमोरीज आते रहती है. ठीक है. अब ये कोई मेमोरीज है, वो भी हमको अलग अलग प्लेजर पेन देते रहती है. ठीक है. सो फॉर एवर समथिंग और द अदर इज गोइंग ऑन इन माई हेड, एंड दैट गोइंग ऑन इज impacting my sympathetic system, parasympathetic system again and again, because it's creating emotions within me. ठीक है. So yoga says calm all that down. When you reach a state when these emotional upheavals, these actually not only emotional upheavals, all kinds of thoughts, impressions, when they stop, you achieve a state of yoga. And what happens in that state of yoga? Yoga chitta vritti nirodha तदा द्रष्टुम स्वरूपे अवस्थानम. जब आप उस स्टेट में हो ना, जब आप कंप्लीटली शांत हो, तब आप अपने आप को, आप जो हो वो देख सकते हो. ठीक है. आप क्या हो और आप क्या देख सकते हो वो तो एक अलग और डिस्कशन है, जो जिसमें आत्मा, कॉन्शियसनेस, पुरुष, प्रकृति, ये सब आ जाता है. बट अगर हम उस लेवल पे ना जाए, ठीक है, अगर हम उस लेवल पे ना भी जाए, तो भी बहुत सिंपली टू अंडरस्टैंड, you see things a lot more clearly, a lot more objectively. ऑब्जेक्टिवली देखने का मतलब क्या है? किसी चीज को ऑब्जेक्टिवली देखना, हम कहते हैं बी ऑब्जेक्टिव अबाउट इट. उसका मतलब क्या? हम सब कहते हैं ना कि अरे ऑब्जेक्टिवली बात कर यार, तो उसका मतलब क्या? Without including feelings in it. Yes, without including feelings. What else? Anybody else? So this is correct. Anybody else wants to say it in any other way? Doing it as a third person. Yeah, exactly. Absolutely. Why looking it as a third person? Because जब हम कोई भी अपना झगड़ा हो ना, तो उसको सॉल्व कराने के लिए किसी न्यूट्रल पार्टी के पास जाते हैं. क्यों जाते हैं न्यूट्रल पार्टी के पास? Because the neutral party has nothing. The neutral party has nothing to gain or lose. When the neutral party has nothing to gain or lose, it is able to take the decision better. है ना? जब हम कहते हैं nothing to gain or lose का मतलब क्या? सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा. कौन जीतता है, कौन हारता है, उससे थर्ड पार्टी को कुछ लेना देना नहीं है. जो सही है वो उसको बोलना है ना? Can we become that third party for ourselves? That is योग. क्या हम वो साक्षी भाव से हमारे एक्शंस को देख सकते हैं? That is योग. That is being योगस्थ. सिंपल लैंग्वेज में being completely objective is योगस्थ, जिसमें मैं कोई भी डिसीजन इसीलिए ना करूं क्योंकि मुझसे इससे अच्छा लगेगा या मुझे उससे बुरा लगेगा. मैं कोडैक हूं, मुझे अपने फिल्म बिजनेस पे इतना ज्यादा अटैचमेंट हो गया है कि आई कांट सी मार्केट चेंज हो रहा है. बट अगर मैं योगस्थ होता, अगर मैं ऑब्जेक्टिव होता, तो मैं कहता ठीक है यार, मैंने ये बिजनेस बनाया, इट हैड अ शेल्फ लाइफ, इट रैन. अभी मैं देख रहा हूँ कि मार्केट चेंज हो रही है, मैं उसके लिए कोई प्रोडक्ट निकलता हूँ. फिल्म तो एक चीज है ना, फिल्म इज नॉट मी. Allowing people, so again there is where the definition comes in. What is your goal? Was Kodak making films or was Kodak helping us capture moments? Kodak का definition क्या होना चाहिए था? कि लोगों के memories capture करता है. पर Kodak किस में उलझ के रह गया? कैसे capture करता है? मैं उलझ के रह गया फिल्म बनाने से, है ना? Kodak ने ये नहीं सोचा कि अरे memories capture कैसे भी हो चलेगा, मेरा काम है capture कराना. अगर मैं उस ऑब्जेक्टिवली सोचता तो मैं देख पाता कि अरे मार्केट चेंज हो रहा है, लेट मी मूव अहेड, है ना? सिमिलरली अगर युधिष्ठिर उस टाइम पे सही से सोचता कि चल ठीक है यार, पैसे वैसे तो गए, आई कुडंट से नो, बट अब बस, अब टाइम आ गया, अब इनफ, अब मुझे वापस कुछ नहीं चाहिए, लेट मी मूव ऑन. ठीक है. अगेन आई एम मेकिंग इट वेरी सिंपलिस्टिक. अगर ऑब्जेक्टिवली, बेसिकली मैं कह रही हूँ, कैन वी बी दैट थर्ड पार्टी फॉर आवर ओन सेल्फ?
That is what yoga says. Tada drashtu swarupe avasthanam. Can we become that sakshi जो मेरा असली रूप है? पर होता नहीं है. क्यों नहीं होता है? इसमें पतंजलि, दिस इज पतंजलि योग सूत्र में मैं देख रही हूँ. It says, एक सेकेंड ना, क्यों नहीं होता है इसमें और भी क्लियरली दिया है. व्हाट आर द क्लेश, ये कौन से क्लेश है जिसके कारण मैं नहीं ये कर पाती. इट सेज अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशः क्लेशः. अविद्या, अविद्या मतलब वो पता है, वो हमने वो देखा था, अर्जुन को बोलता है अशोचान अन्वशोचस्य, जिसपे दुख नहीं मनाना चाहिए उस पे तुम दुख मना रहे हो और तुम अपने आप को पंडित समझ रहे हो, है ना. तो अविद्या इज दैट जो आप गलत समझ रहे हो, जो है उसको आप उल्टा समझ रहे हो, दैट इज अविद्या. इग्नोरेंस जिसे हम कहते हैं, ठीक है. तो इग्नोरेंस, देन इट सेज राग द्वेष. राग मतलब पॉजिटिव, मुझे समोसा बहुत अच्छा लगता है, आई गेट अट्रैक्टेड टू इट सो मच, आई वांट टू ईट इट, दैट इज राग. द्वेष इज द ऑपोजिट ऑफ इट. मुझे मेरी जान भी चली जाए तो भी मैं ये कड़वा करेला नहीं खाऊंगी क्योंकि आई हेट इट, है ना. इतना मुझे, मेरे लिए अच्छा है, डॉक्टर ने बोला है कि मुझे खाना चाहिए, पर मैं नहीं खाऊंगी बिकॉज आई हेट इट. क्यों? क्योंकि टेस्ट, माई सेंस ऑफ टेस्ट इज नॉट अप्रूविंग. दैट सेंस ऑफ टेस्ट, माई प्लेजर पेन, आई एम बेसिकली अ स्लेव टू माई एमिगडाला. मेरे एमिगडाला को पसंद नहीं आया इसलिए मैं नहीं कर रही, ठीक है. सो राग एंड द्वेष, positive attachment as well as negative attachment, both of these obstruct our buddhi, obstruct our objectivity. Then it says अस्मिता, अस्मिता नहीं ना, अस्मिता is अहंकार. अरे मुझे ऐसे बोल दिया, मैं कैसे हार सकता हूं, मैं कोडैक, मैं कैसे हार सकता हूं, मुझे ऐसे कह दिया दुर्योधन, मैं सबसे बड़ा बेटा हूं धृतराष्ट्र का, ये पांडु कैसे आगे ले जा सकते हैं, मैं ये मेरे बेटे को, ये जो धृतराष्ट्र बोलता है ना, मेरे बेटे को ऐसे कर दिया, मेरा बेटा, मेरा बाकी सब नष्ट हो जाए बट मेरा, दैट इज अस्मिता, अहंकार, ठीक है. देन वी हैव अभिनिवेश. अभिनिवेश इज द फियर ऑफ डेथ. मुझे मालूम है सब मरते हैं बट समवेयर मुझे मरना नहीं है. यू नो, यक्ष प्रश्न महाभारत में एक बहुत ही सुंदर है, इट्स यक्ष प्रश्न कि किम आश्चर्य, कि कौन सा सबसे बड़ा आश्चर्य है. यक्ष है, वो धृतराष्ट्र पूछते हैं कि सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है दुनिया में. एंड ही सेज कि रोज लोग मरते हैं, रोज, फिर भी जो बच जाते हैं उनको लगता है वो कभी नहीं मरने वाले, है ना. तो द फियर ऑफ डेथ, द फियर कि नहीं भाई उसको अवॉइड करो, अरे भाई उसको अवॉइड करो, क्योंकि फियर है इसलिए भी हम आधी चीजें नहीं करते. द फियर ऑफ लूजिंग ऑफ समथिंग, लूजिंग आउट योरसेल्फ. सो जैसे पतंजलि से ये चीजें जो है ये बेसिकली हमारी ऑब्जेक्टिविटी को ऑब्स्ट्रक्ट करती है, और अगर हम इन चारों में से निकल जाए तो हमारी ऑब्जेक्टिविटी सही हो जाएगी. इन सब में से कैसे निकले? बेसिकली आपके जो, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये नहीं, मैं ये मैं वो, उसको निकाल के, वो अगर निकल जाए तो वही योग हो गया, दैट इज योगस्थ, ठीक है. अपर्णा जी ने पूछा वो करे कैसे, है ना, करे कैसे. तो फिजिकली करने के लिए, टू रीच दैट स्टेट, टू रिमूव द क्लेशा, पतंजलि सेज अष्टांग योग, ठीक है. फिजिकल प्रैक्टिस के लिए हमको लगता है मैं सिर्फ आसन कर रही हूँ, है ना, पर आप देखो कितने सारे लोग हैं वो कहते हैं कि अरे मैं 1 घंटा योग करती हूँ, उसके बाद मेरी लाइफ में मैं बहुत काम फील करती हूँ, मुझे लगता है मैं डिसीजंस अच्छे ले रही हूँ, मैं अब गुस्सा नहीं करती ज्यादा. कर तो मैं 1 घंटा आसन ही रही हूँ. कितने सारे लोग तो शायद मेडिटेशन की ओर गए भी नहीं होते. कारण सिर्फ इतना है कि आई एम फोर्सिंग माई सेल्फ टू टेक अवे डिसीजन मेकिंग फ्रॉम माई इमोशनल सिस्टम टू माई कॉर्टेक्स, एंड आई एम स्टेइंग मोर इन द पैरासिम्पैथेटिक फेज, विच इज माई रेस्ट एंड रिकवर फेज. वो जब होता है तो मेरी हेल्थ भी अच्छी होती है, मैं ऑब्जेक्टिव भी होती हूँ. ऑब्जेक्टिव तो मैं तभी हो सकती हूँ जब आई एम नॉट, व्हेन आई हैव नथिंग टू लूज एंड गेन. Now, obviously, there will be something for me to lose and gain, but to make loss and gain same and to do what is needed to be done, that is yoga. कृष्ण भाई कहते हैं क्योंकि कर्म फल पे, जीत या हार पे तो तुम्हारा अधिकार है नहीं, वो तो जो पंचम दैवत है वो करेगा, बाकी 4 पे है. उन 4 को इस तरीके से करो कि दैवत जो हो वो कोई बात नहीं, you don't have to worry about it.
you will be happy that you have given your best. That is how you should work, he's saying. You give your best, you put your best foot forward. बाकी फिर जो हो, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में है. And you will be happy कि मैंने ये ढंग से किया यार, आगे फिर ठीक है. And if you reach that stage, आप हर चीज सही से करोगे. And ऐसा क्यों वापस, why is that so? Wait, कृष्णा ने हर जगह दिया हुआ है. I'm going around because I think वो लिंक श्लोकों का ज्यादा ढंग से बैठता है वैसे. This is श्लोक number 50. We are talking about how to work. So श्लोक number 50. It says, बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम. This is one of my favorite. मुझे बहुत पसंद है श्लोक. ठीक है, आप देखो हमने अभी तक जो बात किया ना वो बेसिकली सारा इसमें कह रहे हैं. बुद्धि युक्तो जहातिह, जो मनुष्य बुद्धि से युक्त है. बुद्धि से युक्त होना मतलब क्या? बुद्धि तो हम सब में है ही ना, सिर्फ कोई कोई लोग उसका उपयोग करते हैं, बाकी लोग उसको उपयोग नहीं करते हैं. बाकी बुद्धि तो हम सब में है, थोड़ा बहुत इधर उधर इज अ डिफरेंट थिंग, पर बुद्धि तो है. तो बुद्धि युक्तो जहातिह, द वन हु इज यूजिंग हिज बुद्धि, जहातिह गिव्स अप व्हाट? सुकृत दुकृत, अच्छा बुरा, ये दोनों को वो छोड़ देता. बिकॉज अच्छा बुरा तो टैग्स है. क्या हमको मालूम है कोई चीज अच्छी है या बुरी है? ये तो टैग्स है. ठीक है, तो ही सेइंग एक जो बुद्धि युक्त मनुष्य है वो अच्छा बुरा दोनों को छोड़ देता है. तस्मात् योगाय युज्यस्व, इसीलिए इस ऑब्जेक्टिविटी में स्थित होने के लिए प्रयत्न करो. युज्यस्व, बी स्ट्राइव फॉर योग, फॉर दिस इक्वानिमिटी, फॉर दिस साक्षी भाव, फॉर दिस थर्ड पर्सन न्यूट्रलिटी इंटरनली. अच्छा, अब ये बात याद रखो, न्यूट्रलिटी, बीइंग न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि यू आर फेस्ड विद अ डिसीजन मेकिंग एंड यू डोंट टेक अ डिसीजन. दैट इज नॉट न्यूट्रलिटी. ठीक है, क्लियरली यू नो कि एक बंदे ने कुछ गलत किया है और दूसरे बंदे ने गलत सहा है, तब आप कहो नहीं मैं तो न्यूट्रल, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा. दैट इज नॉट न्यूट्रलिटी, दैट इज हिंसा. ये बात याद रखो. अगर आप कोई चीज देखते हो और कोई गलत है, to call out injustice when it should be called out, to call out justice when it should be called out, that is objectivity and that is also neutrality. मैं कुछ नहीं, बस मैं ये भी नहीं वो भी नहीं, सारे धर्म एक जैसे, किसी को कुछ मत बोलो. दिस इज नॉट न्यूट्रलिटी, दैट इज हिंसा. ठीक है, और बीइंग ऑब्जेक्टिव इज बीइंग एबल टू से कि ये सही है ये गलत है. दैट इज विवेक बुद्धि, द डिस्क्रिमिनेटिंग फैकल्टी. ठीक है, सो कृष्णा से इसीलिए एक बुद्धि यूज करने वाले इंसान की तरह तुम योग के लिए स्ट्राइव करो टू गेट दैट ऑब्जेक्टिविटी एंड राइट. क्यों? बिकॉज योगः कर्मसु कौशलम, एक्सीलेंस इन व्हाट यू डू इज योग. कर्मसु कौशलम, क्यों ऐसा होगा? अभी हमने इतनी बात की, हमने फिजिकल बात की, ब्रेन की बात की. कोई एक्सप्लेन करेगा व्हाई इज योगा कर्मसु कौशलम? एक्सीलेंस इन एक्शन और योग का क्या लेना देना है? आई थिंक जब हम इम्पार्शियल और एक सेफ लिमिट का इंडिफरेंस बना के चलते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस कैपेसिटी मैक्स हो जाती है. बिकॉज हमें उस चीज से ना बेनिफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो हम अपना इंट्रिंसिक कैपेबिलिटीज मैक्स पे करते हैं. तो कुछ यूजुअली हम हार जाने पे या कुछ लूज करने पे हम रुक जाते हैं कि नहीं कुछ घाटा हो जाएगा. जब उसकी चिंता ही नहीं है तो फिर ऐसे ही होता है मैक्स. वेरी गुड, वेरी गुड. देखो, अब हमने देखा कि हमारे सिस्टम में भी हम जब भी कोई काम भी कर रहे हैं, अगर हम कंटिन्यूअसली हार जीत का सोचते रहेंगे. अच्छा, अब मैं ये नहीं कह रही कि हार जीत का नहीं सोचना है, हार जीत का तो आपको पहले सोचना है, इसीलिए आपको प्लानिंग ही वैसे करनी है. ठीक है, और कंटिन्यूअसली उसको इवेल्युएट भी करते रहना है. बट इट कांट ओनली बी द फैक्टर यू आर फोकसिंग ऑन. क्योंकि उसने देखा हमारे फिजिकल एक्टिविटी में जब हम इमोशनली चार्ज अप हो रहे हैं तो भी एनर्जी लग रही है. जब एनर्जी उसमें यूटिलाइज हो रही है तो ऑब्वियसली मैं कहीं और से वो एनर्जी उसमें डाल रही हूँ. सो इट्स नॉट एफिशिएंट. When I'm in yoga, when I'm completely objective in doing something because I should be doing it, because वो करना चाहिए वैसे, तब मेरा काम सिर्फ वो 4 एक्शन पे फोकस करना है.
जब मैं हर एक चीज पे फोकस करती हूँ तो मैं 5 चीजों पे फोकस करती हूँ, इंक्लूडिंग डाइवर, है ना। उसका मतलब मेरी जो एनर्जी है वो 5 जगहों पे स्प्रेड आउट हो रही है, और यूजुअली हम सब ये 5वें पे ही ओवर फोकस करते हैं, जिसके कारण बाकी 4 जो है वो सफर होते हैं, एंड इट मेक्स आवर एक्शन inefficient. But when we don't focus on this one aspect at all and we focus on the 4 where we should be focusing on, obviously your efficiency increases, right? And you will be able to do better work. आप basically अगर आप electric system का देखो तो you are stopping the leakage from happening of your energy from going towards directions where you don't know उसका क्या होने वाला है. So you're stopping that leakage. You're focusing on where the focus should happen. ठीक है, इसीलिए योगः कर्मसु कौशलम. मेरा क्वेश्चन है, तो अभी जैसे हम इस अध्याय में है, तो फिर इट टेक्स मी बैक टू फर्स्ट अध्याय जिसमें अर्जुन ने कृष्ण जी को बोला कि मेरा रथ बीच में रख दो, बिकॉज उनको वही लग रहा है कि मैं अटैच्ड हूँ सबसे. फिर उसके बाद उन्हें लग रहा है कि अच्छा युद्ध करते ही नहीं है क्योंकि हार जाएंगे जीत जाएंगे पता नहीं चलेगा. तो वो भी तो फिर पहला वाला तो होता है, पहले वाले अध्याय से हमें समझ आता है दैट ही इज अटैच्ड, इसलिए वो नहीं करना चाहते हैं. उसके बाद लगता है कि अब वो आपने जब न्यूट्रलिटी की बात कही तो उनको वो तो अटैच ही है, अर्जुन तो अटैच है, इसलिए तो उसको ये सब भाषण देना पड़ रहा है, क्योंकि तो वो अपनी एनर्जी ये सारे अरे आगे क्या होगा, वो मर जाएंगे, मैं मर जाऊंगा, मेरे भाई लोग, इस सब में डाल रहा है. At that point when his action, his entire energy should be focusing on fighting. युद्ध में जब वो सामने सामने आ गए, उसके बजाय he is focusing on everything else. एनर्जी को वेस्ट कर रहा है, इसीलिए अर्जुन, इसलिए कृष्णा has to tell him all this कि भाई focus, come back to that state of objectivity. Please finish. देविका जी finish करिए. अच्छा, तो मतलब कम बैक टू बीइंग ऑब्जेक्टिव और वो योग वाली स्टेट ऑब्जर्व करो, और फिर थर्ड पार्टी बन के ये सोचो कि सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए दिस वॉर हैज टू बी व्हाट. थर्ड पार्टी बन के मतलब अपने आप ही बी दैट, हैव दैट थिंग इन यू. हां करेक्ट. व्हाट आई वांट टू आस्क इज, अभी तो ये सब नहीं हो रहा बिकॉज लाइक आई सी स्पेशली इन इंडिया तो और अक्रॉस द वर्ल्ड आल्सो जो रिपोर्टर्स हैं उनको ज्यादातर उनको अपने पढ़ाई में कहा जाता है जर्नलिस्ट को कि आप ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करें, और उस चीज को भी ऐसे कहा जाता है कि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है. मतलब इफ यू आर ह्यूमन तो आप 100% ऑब्जेक्टिव हो नहीं सकते. तो क्या ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम अटेन करने का प्रयास कर सकते हैं बट वी कैन नेवर अटेन? वेरी गुड क्वेश्चन. एज अ जर्नलिस्ट I have to report what I see. ठीक है? If I'm a journalist. If I'm writing an opinion piece, then it is different. As a journalist, if I see something, I should report it. However, आजकल journalists क्या करते हैं? They are not doing. They see something and they first check कि इस बंदे का, very simple example है ना. आप देखो आजकल newspapers में अगर 2 cases, एक केस में एक हिंदू ने मुसलमान को मार दिया, दूसरे केस में एक मुसलमान ने हिंदू को मार दिया, है ना. जब पहला वाला छपता है तब तो किसने किसको मारा नाम के साथ, पूरा हिंदुत्व, ये वो, माइनॉरिटी अंडर ये सब लोग छापते हैं. दूसरे केस में ना ही अपने को नाम पता चलता है, ना ही अपने को रिलीजन पता चलता है, कुछ नहीं. 1 man killed other in जौनपुर, इतना हो जाएगा. ठीक है. Now as a journalist, my job is not to change the opinion of the society. My swadharma as a journalist, my kartavya as a journalist is to report what I see. So if I'm not doing that, I am failing in that, and that is the whole problem with the entire left ecosystem today. हमारी पूरी हिस्ट्री को उन्होंने इस तरीके से बर्बाद कर दिया है. हिस्ट्री जो है उसे लिखो, बट नहीं, उन्होंने क्या किया? They said हिस्ट्री के थ्रू वी विल ट्राई टू ब्रिंग इन सेक्युलरिज्म. नो बॉस, आपका काम हिस्ट्री पढ़ाना है, आपको सेक्युलरिज्म का सिखाना है, वो अलग तरीके से सिखाओ. ये सब चीज आप वैसे नहीं कर सकते. ऐसा करके उन्होंने सोसाइटी को तबाह कर दिया. आज हमने जो हिस्ट्री पढ़ी है वो सारी गलत है. क्यों? आपको सत्य से इतनी तकलीफ है, आप सत्य को डील नहीं कर पा रहे हो.
सबसे बड़ा तो सत्य से डील करना है। देखो सनातन धर्म, कोई भी धर्म, अगर सस्टेनेबिलिटी की हम बात करते हैं ना, तो सत्य होना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम सत्य को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक हमारे कोई सॉल्यूशन तो आएंगे ही नहीं ना। अब गीता में ही देखो, why is this whole war happening? Because दुर्योधन असत्य पे कर रहा है, जो जिसका अधिकार है उसको वो नहीं मिल रहा है, इसलिए ये पूरा वॉर छिड़ा है ना। उस टाइम पे अभी अर्जुन क्या कर रहा है? अर्जुन सत्य को भूल गया है कि सत्य क्या है, क्यों वो लोग ये लड़ रहे हैं। बाकी सब वो सोचे जा रहा है, ये वो फलाना ठिकाना, मेरा कुल, मेरा ये, मेरा वो, है ना। तो वो अपने स्वधर्म से हट रहा है, और जब जर्नलिस्ट ऐसे करते हैं तो अपने स्वधर्म से हटते हैं। इज इट रियली सो डिफिकल्ट फॉर देम टू बी न्यूट्रल इन द सेंस ऑब्जेक्टिव एंड सी डू व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू? इट्स नॉट। बट देयर इज अनदर इशू। द इशू इज वेयर इज द फंडिंग कमिंग फ्रॉम, है ना। जो मुझे पैसा दे रहा है, आप देखो ये सारा सेम प्रॉब्लम है जो भीष्म का प्रॉब्लम था, जो द्रोणाचार्य का प्रॉब्लम था महाभारत में। क्या उनको पता नहीं था सही क्या है गलत क्या है? पता था उनको ये भी पता था कि दुर्योधन जो कर रहा है गलत है, फिर भी क्यों वो रहे दुर्योधन के साथ? नमक खाया है ना। आजकल सारे न्यूज़पेपर्स है, आजकल वाई इज मीडिया, ये जो जॉर्ज सोरोस जो है, जो कह रहा है कि आई विल फंड 1 बिलियन व्हाटएवर टू मीडिया, क्यों ऐसे कह रहा है? क्योंकि जहां से पैसा आएगा उसके लिए आप काम करोगे, तो आपकी ऑब्जेक्टिविटी और ये सब तो खत्म ही है ना। इसलिए मैं तो कोई भी जर्नलिस्ट को बिल्कुल फ्री में नहीं दे रही। वो लोग, एक जर्नलिस्ट का काम जो ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग है, उसके बजाय वो लोग जॉर्ज सोरोस, ये और व्हाटएवर बाकी सारे मीडिया हाउसेस जो मीडिया फंडर्स है, उनके सेवक बन के रह गए। सो दे आर नॉट इवन जर्नलिस्ट एनीमोर, दे आर एम्प्लॉइज ऑफ दोस फर्म्स। दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। अभी आप देखिए ना, निधि राजदान एनडीटीवी क्विट करके हार्वर्ड पढ़ाने जा रही है, तो अब वो वहां पढ़ाएगी तो क्या पढ़ाएगी? लोगों को वही पढ़ाएगी। प्रॉब्लम वही है, हमारे सारे जो एकेडमिशियंस है, देखो एकेडमिशियन का काम है कि सिखाना व्हाट दे आर सपोज्ड टू टीच, है ना। सबसे पहले दे हैव टू टीच स्टूडेंट्स क्रिटिकल थिंकिंग। बट हर एक बंदे को क्या लगता है, मेरा मत ही सही मत है, माई ओपिनियन ऑफ द वर्ल्ड इज राइट एंड दे शुड फॉलो माई ओपिनियन। तो वो ओपिनियन थोपने के लिए मैं हर ये यूज करूंगा, मैं आधा सच बताऊंगा, मैं आधी चीजें ही बताऊंगा, मैं रिपोर्ट गलत करूंगा, मैं सिलेक्टिव रीडिंग करूंगा, मैं हिस्ट्री से चेरी पिकिंग करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है मेरा वे ही सही वे है। क्या मैंने मेरा वे सही है कि नहीं, ये तो पहली बात पता करने का प्रयत्न किया नहीं, और मैं अपना जो ओपिनियन है वो दुनिया भर पे थोपना चाह रहा हूँ। दुर्योधन ने तो यही किया ना, सही क्या गलत क्या कुछ नहीं मालूम। अरे वो लोग ने पूरा खांडव प्रस्थ जो एक बैरन लैंड था उस पे मेहनत करके अपना इंद्रप्रस्थ बनाया ना, तेरा तो कुछ नहीं लिया था। बट नहीं, वो जब हर जगह बात करता है तो यही कहता है कि नहीं ये तो मेरा है, हस्तिनापुर ले लिया, मेरा हक, मेरा वो दूसरा साइड देखना ही नहीं चाह रहे। और आजकल सारे के सारे ज्यादा तो दुर्योधन टाइप ही बने बैठे हैं। प्रॉब्लम ही वही है, क्योंकि योगस्थ ही नहीं है लोग, और योगस्थ नहीं है वो तो ठीक है, व्हाई आर वी गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड एज यंगस्टर्स? हम क्यों इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? क्योंकि हमारी भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं रही है। एक चीज देखी, मान गए, हम ये नहीं सोच रहे कि भाई ऐसा क्यों, हम लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे, हम ऑब्जेक्टिवली सोचने का, प्रश्न करने का प्रयत्न ही नहीं कर रहे। हमको भी क्या लगता है, अरे आई हैव टू बी कूल, पीयर प्रेशर। वो सारे लोग ये कह रहे तो मैं डिफरिंग स्टैंड कैसे लूं? मेरे को लोग हिंदुत्ववादी बोल देंगे, मेरे को राइटिस्ट बोल देंगे, मुझे भक्त बोल देंगे, कैसे बोले यार, है ना। अच्छा, अब why this? Again, fear of I had a losing out. question. Yeah. I had a question about the Gita Upadesh itself. मतलब जब महाभारत में, of course Arjuna was in doubt, sorrow, despair. Shri Krishna advised him. बाकी किसी को नहीं था वो, मतलब जो जब कृष्ण परमात्मा was talking, giving advice to Arjuna, was anybody listening? Not listening, or it just happens between the two? It happens in a kshanam, or it happens in the 18 days? So actually we discussed this पहले first session में, that why Arjun was the अधिकारी of this, ठीक है। So actually there are 2-3 aspects here, ठीक है। वॉर हुआ महाभारत में, वो वॉर तो 13 वर्ष बाद हुआ, है ना।
ये जो सारा थॉट प्रोसेस है ना वो तब से चला आ रहा है. द्रौपदी युधिष्ठिर के संवाद है, भीम युधिष्ठिर के संवाद है, व्यास दुर्योधन के संवाद है. कितने सारे प्रयत्न हुए हैं टू अवॉइड दिस वॉर, ठीक है, कि उनको उनका हक मिल जाए. सो दीज थॉट्स हैव हैपेंड. महाभारत में ये कर्म का क्या ये रोल है, कितनी बार आया है, द्रौपदी ने भी इसका ये दिया है, ठीक है. बट ये एक चीज है थियोरेटिकली जानना, और दूसरी चीज है इसको अप्लाई करना जब आप पर आता है ना. आप अर्जुन को ही देखो, क्या उसको मालूम नहीं था ये वॉर होने वाला है? वो 5 वर्ष तपस्या कर रहा था अकेला, गेटिंग द पशुपति अस्त्र, गोइंग टू इंद्रलोक, श्राप भी मिला उसे उर्वशी का, ये सब करने में. वाई? कलेक्टिंग शस्त्र, वेपन्स वॉर के लिए, तो उसको भी मालूम था. बट एट दैट पॉइंट व्हेन यू सी योर ओन पीपल, एंड ये तो था ही ना, डिस्ट्रक्शन तो होने ही वाला था, तो कहीं ना कहीं वो सिंपैथी भी आती है ना, व्हेन यू आर गोइंग टू एक्चुअली किल सो मेनी पीपल आउट देयर. तो कहीं ना कहीं युधिष्ठिर आल्सो हैड दिस इशू, बट इट गॉट रिजॉल्व्ड बैक इटसेल्फ. युधिष्ठिर इज वेरी क्लियर इन हिज हेड, जब जो करना है वो करना है, एक्सेप्ट दिस वन इंसिडेंट. तो ये तो पहले भी आए थे लोगों को. How about Bhima and Nakula? Bhima is different. Bhima is very clear what he wants. According to him, my family, my wife have faced discrimination, have उनके साथ injustice हुआ है, so this is the way out. Nothing else. He is not confused. Nakula Sahadeva. Arjun is the one. Yudhishthir was confused also. Yudhishthir No, was the also twins. confused. Nakula Sahadeva. They are very कि होना है तो होगा ऐसे. Arjun is the more emotional one उन सब में. And having that, as we were discussing पहले, having that is also important because this was a huge war, जिसमें वो कहते हैं कि जो क्षत्रिय वॉरियर्स थे वो नष्ट हो गए पृथ्वी पर से. पूरे भारत के लोग आए थे, ऑल द वे फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ टू ईस्ट टू वेस्ट. ये लोग कहते हैं कि अरे साउथ अलग, नॉर्थ अलग, ये अलग, वो अलग. महाभारत के युद्ध में पंड्या, चोल, द्रविड़, ये आंध्र, कलिंग से लेके कश्मीर, कैकेय, गांधार, यहाँ सबके लोग आए थे. यू नेम इट. इवन चाइना, चीन, शका, हुन, यवन, जो ग्रीक्स का जो कॉलोनीज वहां था हमारे, वहां से भी आए थे. दिस इज नॉट मेंशन्ड once, this is mentioned so many times in महाभारत. जो भी राजसूय यज्ञ होता है इसमें भी ये सबका है. We were one. That unity, civilization unity was known even at that time. Anyway, So basically does it happen to everybody or only to Arjuna? इसमें it is only to Arjun. The Shrota is only Arjun. Actually, it's Arjun, Sanjay, and they say third person is Kapi. Arjun का जो flag है ना रथ पे, that is a Kapi ध्वज. So they say Hanuman ji is sitting there and he is hearing. Yes. So that's what they say. So at that point, it's only to him because he is the one who's the most confused. And the thing is, but also Vedavyasa, no? But also Vedavyasa, because he's writing. Vedvyas, of course. Yes. Vedvyas, of course. And the thing is कि अगर भीम और अर्जुन नहीं होते तो ये वॉर तो लॉस्ट वॉर ही था. They were fighting this war on the back of Bhim and Arjun, right? तो ये इसीलिए भी he was the more capable and ये वाला. Anyways, तो हम कहाँ थे? The Gita Upadesham happens only between Krishna and Arjuna. That's it. That's what Everybody they say. That's what they say. बाकी तो पता नहीं. I have a question also. थोड़ा सा पीछे का क्वेश्चन है. तो जो युधिष्ठिर के गलत डिसीजंस के बारे में we were discussing, तो मैंने जो वर्जन सुना है उसका महाभारत का, तो उसमें it was more like he got stuck in his own words because he used to speak truth so much कि कई बार जब कौन थे वो जो उनके मामा थे, शकुनी मामा थे, उन्होंने he trapped him in his own words कि क्वेश्चन करके, जैसे फिर उन्होंने he ended up using his wife and brothers in that द्यूत. तो असली वर्जन में क्या है, मतलब कि क्या उनके मन में ग्रीड आ गई थी या फिर वो फंस गए थे अपने वर्ड्स में क्योंकि ज्यादा ही सच बोलते थे? नहीं, पर इसमें सच का तो कुछ था ही नहीं ना. तो असली वर्जन में इस तरीके, मतलब जो गीता प्लस महाभारत है उसमें दे से दैट ही लॉस्ट एवरीथिंग, ठीक है, एंड देन दे से व्हाट, अब किसको लगाओगे? तभी तो ही पुट्स सहदेव, नकुल, ये सब तो इनको ये है कि मैं पिछला ये जीत जाऊंगा ना, एक बार तो मेरे पास आए. पूरे वो गैम्बलिंग में एक भी बार ही नेवर गॉट टू थ्रो द पास अप, एक भी बार नहीं, शुरुआत से ही केप्ट लूजिंग, ठीक है. तो उनको था कि ये एक गलत पड़ जाए तो मैं जीत जाऊं.
तो ही गेव अप, खुद को हारने के बाद तभी उन्होंने द्रौपदी को दाव पे नहीं लगाया। तभी शकुनी से कि अभी आप कहाँ सारा हारे हो, अभी तो आपकी वाइफ भी है ना। तो इसमें सच बोलने का तो कुछ था ही नहीं ना। ही कुड हैव सेड नहीं, मैं मेरे वाइफ को नहीं लगा सकता, आई एम लॉस्ट, आई एम अ दास नाउ, मैं मेरे वाइफ को नहीं लगा सकता, कुछ भी। ही कुड हैव सेड दैट, पर उसे लगा शायद इसको दाव पे लगा के मैं जीता। हाँ, I think she has a point there, ma'am. Like Pandya ma'am, she has a point that Shakuni is playing on the truthfulness of Yudhishthira. it is not his truthfulness, he is playing on his psyche, not the truthfulness. Truthfulness psyche of his truthfulness, na, he's playing on that. He will not go back on this, na. So he will not go back, but why will he start in the first place? पहली बात तो जब भाइयों को लगाया तभी किसी ने कहा नहीं था, उन्होंने खुद से लगाया भाइयों को, ठीक है। मैंने जो वर्जन सुना है ना अमित जी, उसमें ये था कि जो स्टार्टिंग में रूल्स डिसाइड होते हैं द्यूत के कि आप क्या क्या करा जाएगा, कौन बोल सकता है कौन नहीं बोल सकता, उन सब रूल्स में था कि द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, नोबडी विल स्पीक। और उसमें एक ये रूल भी था कि आप दाव पे क्या क्या चीजें लगा सकते हो, जिस चीजों पे आपका हक है, ऐसा मैंने कुछ सुना था। आप दाव पे तो वही लगा सकते हो ना जिसपे आपका हक है ना। हाँ, तो फिर वो ये बोलता है कि बीवी पे हक नहीं है फिर आपका, तो क्या आप सच नहीं बोलोगे कि नहीं है हक, ऐसा कुछ जो गीता प्रेस में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। शकुनी टेल्स हिम कि अरे अभी आपके पास सब कहाँ खत्म हो गए, अभी आपकी वाइफ तो है ना। पर इसमें ट्रूथफुलनेस की तो बात ही नहीं आई है ना। धर्म की भी तो बात आती है कुछ कि इज इट राइट, एक पति का कर्तव्य है उसकी बीवी की रक्षा करना, वो भी तो सत्य है ना, तो वो भी सत्य है। बट वो मेंटालिटी में आप कौन सी तरफ जाते हो, आप वो क्लियरली सोच ही नहीं पाते। दैट इज वन वे। बट अगर दूसरी तरीके से देखो तो एक्चुअली द्रौपदी बिकेम द वन जिन्होंने को निकाला उसमें से। शी एक्चुअली टर्न्ड आउट टू बी अ गुड गैम्बलर, नॉट बिकॉज ही इंटेंडेड इट दैट वे, बिकॉज दैवत वाज विद देम, है ना। कि इतना ज्यादा उसके साथ हुआ, वो ब्लीड कर रही थी तभी उसे खींच के लेके आए, और इतना ज्यादा वो अधर्म हो रहा था कि बाकी सब जो गीदड़ का चीखने वीखने लगे थे से, जिसके कारण धृतराष्ट्र बहुत डर गया। एंड ही इज लाइक नहीं दिस इज टू मच, है ना। अब आई हैव टू गेट, नहीं तो मेरे कुल का आज ही नाश हो जाएगा, मेरे बच्चों का आज ही नाश हो जाएगा इसके कारण। सो देन शी वाज गिवन 2 विशेस कि आप क्या करो, एंड उन्होंने इन सबको उतार दिया। सो उन्होंने उनको, द्रौपदी ने उनको दासत्व से निकाला। अगर द्रौपदी को दांव पे नहीं लगाया होता भूल के कारण भी, तो शायद वो सब दास ही बन के रह गए होते, है ना। द्रौपदी अलग हो गई होती और वो सब दास बन के रह गए होते। बट दिस इज नॉट हाउ इट हैपेंड, मतलब दिस वाज द दैवत एस्पेक्ट ऑफ इट, नॉट अ थॉट थ्रू एस्पेक्ट ऑफ इट। What is Draupadi's 2 wishes? Sorry, can you come again on that? द्रौपदी को सो धृतराष्ट्र सेज कि सॉरी ये सब गलत है, द्रौपदी तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, आई विल गिव यू 2 विशेस। You he doesn't say I'll give you 2 wishes, he says I want to give you a wish. तुम श्राप वाप मत दो, तुम विश दो। एक्चुअली श्राप भी वो देती नहीं है, बट he sees कि शायद वो श्राप दे, वो दिया नहीं होता है उसने, बट he says कि नहीं तुम मेरी बेटी हो, you ask me for a wish. So she says देखो युधिष्ठिर जो है वो राजा है, so उनको दासत्व से मुक्त करो, युधिष्ठिर को दासत्व से मुक्त करो, क्योंकि प्रतिविंध्य जो मेरा सबसे बड़ा बेटा है, he has grown up like a राजकुमार and it is not fair for him to grow up like a दासपुत्र. So युधिष्ठिर को दासत्व से मुक्त करो। तो पहला wish was that. तो he says और एक विश मांगो। तो he says सारे जो मेरे दूसरे 4 पति हैं, उनके छोटे भाई हैं, उनको भी अपने अस्त्र और शस्त्र के सहित आप दासत्व से मुक्त करो। तो ये दो, ठीक है। So then युधिष्ठिर actually this is very nice. फिर धृतराष्ट्र कहते हैं कि अच्छा ये भी मैंने मान लिया, और कुछ मांगो, I feel like giving you even more wishes. So she says that I am a kshatriya bahu. To a kshatriya bahu only 2 wishes are allowed. अगर इससे मैं ज्यादा मांगू तो मैं लोभी हो जाऊंगी, और अगर मेरे पतियों में इतना पुरुषार्थ है, मेरे पतियों में अगर इतना दम है, तो बाकी सब वो अपने आप पालेंगे। मेरा सिर्फ इतना हक बनता है कि मैं उनको ये विश से दासत्व से मुक्त करूं, बाकी आपने मेरी 2 विशेस मांग ली, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं मांगूंगी। इसके सिवाय अब इसके अलावा अब इनका पुरुषार्थ है और इनका नसीब है कि वो क्या करते हैं। बट देन धृतराष्ट्र इज ऑलरेडी सोए कि नहीं आप सब वापस ले लो, और सब दे देता है फॉर मे बी लाइक 5 आवर्स। फिर वापस द्यूत होता है, वापस द गैम्बलिंग हैपेंस, एंड उसमें एक ही शर्त है
उस गैम्बलिंग की ये शर्त है कि कोई भी जो दाव हार जाएगा उसे 13 वर्ष का 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास करना है. So that is how it is. Anyway, so the Gita part is now clear, right? योग का practical अर्थ क्या है ये समझ में आ गया ना. We have not gone on the adhyatmic part of it. ठीक है, योग is not just objectivity. योग is dissolving yourself completely. जो I-ness, the identification with I-ness also. But अभी के लिए we don't want to bother about that. Practically इतना हमारे लिए काफी है objectivity का part. ठीक है, तो मैं एक और श्लोक ले लेती हूँ, उसके बाद we can finish this chapter, इसलिए which is important यहाँ पे. तो ये जब स्थिर बुद्धि उस सब की जब बात कर रहे होते हैं तो अर्जुन एक प्रश्न पूछता है. ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है कि योग में आ, तेरी बुद्धि को स्थिर कर, बुद्धि को वेवर मत होने दे, ये सब वो बोलते हैं कि इट हैज टू बी स्थिर. तो अर्जुन आप श्लोक नंबर 54, बिकॉज इस जब भी पार्ट 2 की बात आती है तो यू विल हियर दिस टर्म, इसलिए आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू इट. अर्जुन से अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवः स्थितदिः किम प्रभाषे किमासित व्रजेत किम. तो अर्जुन पूछता है कि ये जो स्थित प्रज्ञ है, स्थित प्रज्ञ, आप ये देखोगे लोग कई बार आप ये शब्द सुनोगे कि स्थित प्रज्ञ. स्थित मतलब स्टेबल, अनवेवरिंग, स्थिर. प्रज्ञ मतलब बुद्धि, प्रज्ञा. स्थित प्रज्ञ इज द वन जिसकी बुद्धि एकदम स्थिर है, अनवेवरिंग है, एकदम ऑब्जेक्टिव है, सुख दुख हार जीत में सिमिलरली बैलेंस है, इक्वानिमस है. तो वो पूछता है कि ऐसे जो लोग हैं जो स्थिर बुद्धि वाले हैं वो लोग कैसे होते हैं, वो लोग बात कैसे करते हैं, वो लोग उठते हैं कैसे, वो बैठते हैं कैसे. बिकॉज़ नाउ अर्जुन इज लाइक अच्छा ये कोई अलग स्पीशीज है ना, ये कोई अलग स्पीशीज है जो जिनकी बुद्धि स्थिर होती है और इनकी बुद्धि ऐसे वेवर नहीं करती, ऐसे कैसे लोग होते हैं. तो कृष्ण says, and I will just take one slok and I think we can finish chapter 2 after that. 56 which summarizes it. Slok 56 says दुखेषु अनुद्विग्नमनाः, दुखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भयक्रोधः स्थितदिः मुनि उच्यते. दुखेषु अनुद्विग्नमनाः, दुख है पर उसका मन रेस्टलेस, ऐसे एजिटेटेड नहीं है. दुख में भी जो शांत रहा है, विदाउट एजिटेशन, विदाउट बीइंग एजिटेटेड, जो दुख में रहता है, जो सुख में भी ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाता. ऐसे यू नो हम बहुत सुख है तो वी स्टार्ट हाइपर वेंटिलेटिंग, वैसा भी नहीं. दुख में भी शांत है, सुख में भी शांत है. वीत राग भय क्रोध, राग डिजायर, मैड डिजायर, अटैचमेंट, भय, फियर, एंगर, वो सबसे विमुख है. Who has gone beyond feeling भय, राग, क्रोध, और जिसकी बुद्धि स्थिर है, ये स्थित प्रज्ञ होते हैं. This is what Krishna says. अब थियोरेटिकली तो ये समझ आ गया, उसका मतलब क्या, हमको रोग, कभी क्रोध भय नहीं होना चाहिए. क्या समझे से, कभी भी क्रोध ना हो, भय ना हो, इज दैट द थिंग? ऐसा कभी हो सकता है, पहली बात तो. और दूसरी बात प्रैक्टिकली इसका क्या अर्थ है? हाँ सुभाष. तो मैं ये अभी सुना ना तो मुझे MS धोनी मूवी याद आता है. उसका दो सीन, उसके एक सीन में जब उसका पहली बार सिलेक्शन नहीं होता अंडर 19 में, तो वो समोसे का पार्टी देता है अपने दोस्त लोग को. उसके दोस्त लोग बहुत परेशान से हो रहे होते हैं और ये पूछते हैं, उसको पता है मुझे पता है नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन, क्योंकि जितना मेहनत किया उतने से नहीं होगा, मुझे और मेहनत करने की जरूरत है. और सेकंड सीन जब इसका इंडिया A टूर में सेलेक्ट हो जाता है ये, तो उसमें बैडमिंटन खेल रहा होता है ये. तो इसके दोस्त लोग बहुत एक्साइटेड होके आते हैं, अरे माही तेरा सिलेक्शन हो गया, माही तेरा सिलेक्शन हो गया. तो भी ये खेलता ही रहता है, मतलब बैडमिंटन खेलता रहता है, उनको ध्यान नहीं देता है. तो वो बोलते तुम लोग जाओ, मैं बाद में आता हूँ. मतलब जो और ये बहुत हद तक उसका जो उनका जो पर्सोना है धोनी का ग्राउंड पे भी, मतलब कैप्टन कूल का जो टैग है, तो मोस्टली इन्हीं सब चीजों से है कि हार जीत में वो अपने आप को मतलब बैलेंस रखने की कोशिश करता है. फैंटास्टिक. कैप्टन कूल इसलिए उसे कहते हैं. एंड सिमिलरली फॉर द्रविड़ द वॉल कहते हैं, है ना, कि एकदम हारने की भी परिस्थिति हो, ही डजंट गेट एजिटेटेड, ही विल कंटिन्यू व्हाट ही इज डूइंग. दैट इज स्थिति, दैट इज स्थित प्रज्ञा. वेरी गुड, very good. Ma'am, difference between a Muni and a Rishi? Muni is the one who is very quiet. Rishi actually it's pretty much same. I think technically कुछ फर्क होगा, but ऋषि कैसे कहते हैं ना कि जो ज्ञान में भी एकदम है,
एंड वही मुनि भी है, द वन, बोथ ऑफ दीज आर वेरी स्थिर बुद्धि। तो मैं उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन टेक्निकली क्या है मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी पढ़ के। आई चेक द वाचस्पति और उसमें बताऊंगी। मैं इसमें थोड़ा ऐड कर सकता हूँ यदि आज्ञा हो तो। हाँ प्रवीण प्लीज। जितना मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो उसके आधार पे जो मुनि होते हैं, तो मुनि में जैसे नारद हैं, नारद को मुनि बोलते हैं, नारद मुनि इसलिए क्योंकि उनका अपना एक थिंकिंग प्रोसेस है, वो क्रिटिकल थिंकिंग रखते हैं। और जो ऋषि होते हैं, ऋषि जो है तो ऋचाओं के अधीन होते हैं। ऋषि जो है तो एक सर्टेन सेट ऑफ चीजों को फॉलो करते हैं और उसी के आधार पे करते हैं। तो मुनि और ऋषि, जैसा अमी जी ने बताया कि वो सेम ही है, बस सिर्फ अंतर ये है कि जो मुनि है वो एक स्टेप या थोड़ा सा हायर वर्जन हो जाते हैं ऋषियों के, क्योंकि उनकी अपनी एक अलग से क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है। जैसे नारद मुनि हो गए, तो वो उनको नारद ऋषि नहीं बोलते, उनको नारद मुनि बोलते हैं, क्योंकि वो अपना एक अलग चीजों को रखते हैं। एनालिसिस, मेनली एनालिसिस। जिस तरह से सब लोगों को क्रिकेट खेलना सिखाया जाता है, एक स्टेप मतलब आप पहले बॉल को देखो, एक पैर आगे बढ़ाओ, शॉट खेलो, ठीक है, ये सब लोग करेंगे तो, और जो इसमें पारंगत हो जाएंगे दे ऑल आर ऋषि, वो अच्छे प्लेयर हैं, ठीक। बट उसमें उसके बाद जो अपना खुद का जो शॉट डेवलप करते हैं, जैसे कि वीरेंद्र सहवाग का अपना एक अलग कट था, और जो मरेलियर शॉट था, जो अलग से इनोवेशन डालते हैं, तो वो हो गए मुनि। सब कुछ सेम है, बट एक अपना अलग जो अपनी उसमें डालते हैं, दैट मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन ऋषि एंड मुनि। ओके, थैंक यू प्रवीण। So I think that could be one. और मुनि actually maul से भी आता है. The root word of it comes from maul. So maybe the one who has managed to quiet, वो जो कहते हैं ना yoga chitta vritti nirodha, the one who's managed to quieten his mind completely. Rishi may or may not have done that. But उसका जो exact technical संस्कृत definitions है ना, वो मैं अगले क्लास में बताती हूँ. I will pull that out कि exactly क्या है ये. But Praveen might actually be right, वो वैसे ही होगा शायद. मैं क्या कह रही थी, हाँ, हम एक चीज एंड आई विल रैप इट अप बिकॉज़ वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट सुख दुख. मैंने पिछले क्लास में भी कहा था कि सुख और दुख जो हम कहते हैं कि हाउ डू वी नो सुख और दुख, है ना, हम इमीडिएट ये देखते हैं कि अभी सुख मिला, अभी दुख मिला. तो देयर इज अ ब्यूटीफुल चाइनीज स्टोरी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है. एक चाइनीज फार्मर होता है, उसने एक नया घोड़ा खरीदा, बहुत ही पुष्ट एकदम अरबी घोड़ा, एकदम सफेद, एकदम झकास टाइप का. तो वो जब घोड़ा लेकर आते हैं तो सारे नेबर्स आते हैं, पहले अरे वाह यार क्या बात है, तुम तो बड़े नसीब वाले हो, कितना अच्छा तुम लोग को घोड़ा मिल गया, क्या बात है. तो ये जो अपना फार्मर है वो थोड़ा सा स्थित प्रज्ञ टाइप का है, तो इसे हाँ क्या पता, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, तो ही डजंट रिएक्ट एनीथिंग, ठीक है. तो ये लोग तो घोड़े को देख के चले जाते हैं. फिर क्या होता है कि वो जो फार्मर है, शेतकरी है, उसका बेटा घोड़े को राइड करने ले जाता है, घोड़े सवारी करने ले जाता है, बहुत मस्त भगा रहा होता है ये वो, और कहीं तो जाके ना वो गिर पड़ता है, जिसके कारण उसका पैर टूट जाता है, पैर में फ्रैक्चर आ जाता है, ठीक है. तो फिर वापस सारे नेबर्स आते हैं, लाइक यार ये तो बहुत बुरा हो गया, बेचारा तुम्हारा बेटा, उसके पैर टूट गए, अभी तो 2 महीने कहीं जा भी नहीं पाएगा, ये घोड़ा तो आपके लिए बहुत अनलकी निकला. तो ये फार्मर वही कहता है कि किसे पता क्या अच्छा क्या बुरा, जो है ठीक है, ठीक है. अच्छा, फिर क्या होता है, वो जो राजा, जिस राज्य में ये लोग शेतकरी लोग रह रहे होते हैं, खेती कर रहे होते हैं, वो राज्य एक दूसरे राज्य के साथ लड़ाई पे जाता है, ठीक है. तो लड़ाई पे जा रहे होते हैं तो दे हैव टू एनलिस्ट पीपल, है ना, कि सारी सेना तो चली गई, बट और भी जो रेगुलर यंगस्टर्स हैं, तो सारे जो युवा है, द आर्मी कम्स टू एनलिस्ट देम, ठीक है. तो ये सारे जो नेबर्स हैं उनके बच्चों को तो जाना पड़ता है, बट इसका बच्चा रह जाता है क्योंकि इसका पैर टूटा हुआ है ना, इसका तो पैर टूटा है, तो आर्मी में क्या जाएगा. So you see what the घोड़ा which was supposed to be very good, उसके कारण क्या हुआ, वो बच्चा गिर गया, which became दुखी, है ना, ये पांव टूट गया. पर ये दुख was also सुख, क्योंकि वो उसकी जान बच गई वॉर पे जाने से. So you see we don't know कि सुख और दुख का टाइम फ्रेम क्या है, we don't know सक्सेस एंड फेलियर है क्या. हम जो भी देखते हैं वो उस अपने टाइम फ्रेम में ही देखते हैं. कई बार हमारे साथ ऐसे होता है कि यार मुझे वो तब अच्छा लगता था, बट अच्छा हुआ नहीं हुआ,
आई एम सो हैप्पी दैट इट डिडंट वर्क आउट देन, वरना मैं आज पता नहीं कहाँ होती। ये कई बार होता है। इसीलिए भी इट इज सेड कि ज्यादा मत सोचो, तुमको कुछ चाहिए, गिव योर बेस्ट, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, योगा कर्मसु कौशलम, डू दैट बेस्ट, eventually whatever comes, accept it and move on. If you think you need to change your track and do something else, do it, doesn't matter. कोई इतनी बड़ी बात नहीं हो गई है, हार जीत होती रहती है। So this is what this chapter was all about. ठीक है, so we saw कि सबसे पहले कैसा दुखी है, फिर उसको कैसे अलग अलग टाइप से कृष्णा is trying to convince अर्जुन, है ना। पहले तो वो कह रहे हैं साम दाम दंड भेद, जो हमने कहा कि साम के साथ, समझ के साथ, कि जिसे तुम मार रहे हो वो तो केवल आत्मा है, पहले वो समझाते हैं, उससे नहीं समझ आता। फिर कहते हैं अगर तुम मारोगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, फिर कहते हैं अगर नहीं करोगे तो तुमको नर्क में जाना पड़ेगा, तुम्हारा स्वधर्म अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हें नर्क में जाना पड़ेगा। कुछ नहीं समझ आता। फिर वो उसको ये बात समझाते हैं कि एक्चुअली वो सब मत सोचो, आउटकम पे तो तुम्हारा वैसे ही कोई काबू नहीं है, आउटकम के बारे में सोचो ही मत, जो तुम्हें करना चाहिए वो तुम करो, विच इज योर कर्म। और वो कैसे करो, तो ऐसे स्थिर बुद्धि से करो। ठीक है, so this is about chapter 2 which is सांख्य योग। नेक्स्ट चैप्टर वी नाउ सी कि किस टाइप का काम करो, काम तो करो बट किस टाइप का काम करो, गोल सेटिंग, धर्मा, वो सब वी सी इन द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, सो वील एंड दिस एंड वील एंड इट विद द लास्ट ये ऑफ दिस। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयो अध्यायः। ठीक है, सो गुड टू गो। कोई और लास्ट प्रश्न, एनीथिंग? आपने थोड़े टाइम पहले जो बोला था योगस्थ कुरु कर्माणि, ऐसा आपने बताया था अभी थोड़े टाइम पहले, वो क्या है, वो क्या चीज बताया था आपने? 2.48 श्लोक 2.48। ओके, और दूसरा चीज, जैसे जब हम योग का बात करते तो आपने जैसे बोला कि मतलब फिजिकल एक्सरसाइजेस और जो बॉडी का मतलब वो है हमारा योग प्राणायाम, बट योग तो वैसे भी होता है ना, कर्म योग और हठ और भी भक्ति योग, ज्ञान योग, वो सब योग नहीं है, वो सब क्या है, दूसरा चीज है वो? योगः चित्तवृत्ति निरोधः, योगः कर्मसु कौशलम्, समत्वम योगः उच्यते। ठीक है, योग क्या है? योग इज दैट विच कंट्रोल्स योर माइंड, बिकमिंग युक्त। योग, ये पता है हम इंग्लिश में योग वर्ड यूज करते हैं, ज्वाइनिंग। ठीक है, तो योग के दो अर्थ है। ए वन इज टू ज्वाइन व्हाट? योर मन, बुद्धि, आत्मा एंड योर शरीर, हैविंग अ कंप्लीट बैलेंस, connection in them, and then joining your atma with the paramatma, that is also connection, that is also yoga, to dissolve yourself in the paramatma. ठीक है, this is also yoga. Other is yoga yuncha samadhau, to get into that state of samadhi. samadhi मतलब क्या? yoga chitta vritti nirodha, when your thought process is completely still, जब आप एकदम मानसिक तौर पे शांत हो गए, कोई उद्वेग नहीं है, कोई रेस्टलेसनेस नहीं है, कोई मेमोरी आपको परेशान नहीं कर रही, दैट स्टेट इज ऑल्सो योग। ठीक है, आप जब कोई भी काम उस मेंटल स्टेट से करते हो जिसमें समत्व आ गया है, यू डोंट बॉदर अबाउट व्हाट इज गुड बैड, सक्सेस फेलियर, यू डू समथिंग बिकॉज इट नीड्स टू बी डन। आप जब कोई काम उस तरीके से करते हो तब वो कर्म योग हो जाता है। कर्म के फल की आशा ना रख के केवल कर्म क्योंकि करना है इसलिए कर रहे हो, दैट इज कर्म योग। हठ योग इज अ प्रैक्टिस, जो अष्टांग योग में हम कहते हैं, वो प्रैक्टिस टू गेट टू द स्टेट ऑफ योग इज हठ योग, जिसमें ये आ जाता है प्राणायाम, योग, ब्ला ब्ला ब्ला, ये जो योग, सॉरी नहीं, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये सब जो है ये उसके तरफ जाने का प्रोसेस है। सो योग इज अ स्टेट एंड योग इज ऑल्सो अ प्रोसेस। हाउ टू गेट इनटू दैट स्टेट, हाउ टू बिकम। अच्छा देखो, आप अपने ब्रेन को वो ट्रेन कैसे कर रहे हो योग की स्थिति में जाने के लिए, उसके लिए अष्टांग योग है जिसमें यम नियम ये सब कुछ आ जाता है। ठीक है,
भक्ति योग, जैसे मैंने कहा, आत्मा को परमात्मा में विलीन करना, आत्मा को परमात्मा के साथ ज्वाइन करना, मतलब क्या, कंप्लीट सरेंडर। जब कंप्लीट सरेंडर होगा ना तो आप वैसे भी कर्म योग हो जाएगा, बिकॉज आप फल की चिंता नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हो जो भी हो वो भगवान दैवत जो है वो देख लेगा। देयर इज नो फियर उसमें भी। देखो व्हेन आई सरेंडर देयर इज नो फियर। मैंने आपको वो एग्जांपल दिया था कि जो छोटा बच्चा होता है वो, उसको आप बोलो ना कि ऊपर से कूद जाओ, वो कूद जाएगा, क्योंकि उसको श्रद्धा है कि आप उसे बचा लोगे। उसे कोई, उसमें गिर जाऊंगा लगेगा ये करता, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता आउटकम से। ही इज डूइंग इट विद कंप्लीट श्रद्धा इन यू कि जो हो वो आपको देखना है। दैट इज भक्ति योग। ज्ञान योग, ज्ञान योग इज अगेन कमिंग टू दैट स्टेट थ्रू ज्ञान, कि भाई ये सारा जो शरीर है, आत्मा का रिबर्थ हो रहा है, ये सारा जो वेद उपनिषद का जो ज्ञान है वो समझना, दैट इज ज्ञान योग। बट द स्टेट इज द सेम, द स्टेट विच, ये सारे अलग अलग पाथ से आप जिस स्टेट में जा रहे हो वो तो एक ही है, योग का। ठीक है, क्लियर? जी जी। मैं थोड़ा सा आपकी बात को समराइज कर दूं क्या? आपकी ही बात को मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा। आपने बहुत सही बोला कि जैसे योग क्या है, पूर्ण रूपेण मन शरीर आत्मा को रवि जी एक आवाज नहीं आ रहा। जी थोड़ा अभी सा आ रहा है क्या? अभी आ रहा है जी। ठीक है। तो जैसा कि आपने बताया कि योग का अर्थ यही है कि अपने शरीर मन और आत्मा को एक रास्ते में एक अलाइन करना ही योग है। बिल्कुल सत्य बात है। और इसी के लिए जो प्रयास करते हैं, जैसे ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, इनके माध्यम से, तो ये सब योग के जो है तो सोपान हैं जिनसे हम वास्तव में हम जुड़ते हैं, हम अपने एक चित्त करने का प्रयास करते हैं, जो कि वास्तविक हमारे जीवन का उद्देश्य है। और ये गीता भी यही सिखाता है। तो जैसा पिछले बार एक टॉपिक डिस्कस हुआ था और आज हो रहा है कि जैसे हम योग के माध्यम से वास्तव में योग की आवश्यकता क्यों है, और हमारे धर्मों में स्त्रियों का क्या मतलब किस तरह से हम ट्रीट कर रहे थे, और गीता की प्रैक्टिकल जीवन में प्रैक्टिकलिटी क्या है। बहुत सारे प्रश्न किया था नितेश भाई ने में कि गीता को प्रैक्टिकल क्या है, क्या हमारे यूथ को किस प्रकार से दे सकता है। तो इसका सिंपल आज मुझे आपके ही बात से एक चीज समझ में आई है, वो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे हम सभी अपने मन को, बुद्धि को और आत्मा को यदि एक उसमें ले आते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लिए यदि मैंने कर लिया है, ठीक है, मेरे जो नेत्र हैं वो किसी मनुष्य को देख रहे हैं। मनुष्य मीन्स कि मैं डिस्टिंक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि वो स्त्री है या पुरुष है। मेरे लिए सिर्फ वो एक आत्मा है जो एक शरीर में, जो शरीर एक घर के समान है, उसमें आया है। तो मेरे लिए कोई जो है तो अंतर नहीं है एक स्त्री या पुरुष में। इवन एक जीव, किसी भी जीव में मेरे लिए कोई अंतर नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने या योग के माध्यम से मैंने इस प्रकार से धारणा कर ली अपने शरीर को, अपने नेत्रों को, अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने बुद्धि को, अपने आत्मा को इस तरह से ट्रेन कर लिया है इन माध्यम से कि मुझे अब कोई अंतर समझ में नहीं आ रहा। जब मुझे अंतर समझ में नहीं आ रहा, मुझे वो आत्मा ही लग रहे हैं सब में, और हर आत्मा में जो है तो ईश्वर का ही स्थान है। तो मेरे लिए जो है तो सब समस्याएं ही समाप्त हो गई हैं। मैं क्रोध और ना तो अत्यधिक उत्साहित होऊंगा, ना अत्यधिक दुखी होऊंगा किसी के कर्म से, ना तो सामने वाले कर्म से, ना तो मैं अधिक प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं भी उसमें भी मानूंगा कि ये ईश्वर ही मेरे लिए कर रहा है, और मेरे लिए जो ईश्वर कर रहा है वो बेस्ट ही है। यदि कोई दुख भी कर रहा है तो मेरे लिए ईश्वर ही कर रहा है, वो भी बेस्ट है। या यदि मैं भक्ति भाव से मैं सोचूं तो ईश्वर क्योंकि कर रहा है तो उसी को समर्पित है, उस ईश्वर का दिया हुआ उसी को समर्पित है। ये सुख भी उसी को समर्पित है, दुख भी उसी को समर्पित है। तो एक तरह से जो योग है, तो योग जो है तो भक्ति और मनुष्य को एकदम एक बहुत बेहतरीन तरीके से बैलेंस करता है, सोसाइटी को बैलेंस करता है। और वर्तमान में जो हमारे उद्विग्न के बहुत सारे जो कारण हैं, जिसके कारण हम डेविएट होते हैं, उद्विग्न होते हैं, तो यदि हम इसी चीज को समझ लें, चैप्टर 2 गीता का, और योग को समझ लें,
और इसको अपनाने का जरा सा प्रयास करें तो वर्तमान समय की बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। और ये भी बहुत सारा रहा कि हमारे यहाँ स्त्रियों को इस तरह से देखा गया। हाँ, कालांतर में क्योंकि हम बहुत समय गुलामी के चले आ रहे हैं तो बहुत सारे मॉडिफिकेशन हुए हैं, मुझे उसमें एक्सेप्ट करने में कोई वो नहीं है, और जो कि गलत तरीके से हुए हैं। पर यही है कि योग है, हमारी आत्मा है सामने वाली, सबका बराबर समानता का अधिकार है, और सबको जो है तो बराबर से ईश्वर का अधिकार, कोई कम ज्यादा ऊपर नीचे कुछ नहीं है। जी प्रवीण जी, एकदम एकदम सही कहा आपने। इनफैक्ट यही हम आगे भी देखेंगे गीता में। आपने जो कहा ना कि सब में आत्मा को देखना और हम में सब में सबको देखना, ये एग्जैक्टली कृष्ण भी यही आगे कहने वाले हैं। और जैसे आपने कहा ना योग का प्रैक्टिकली, जैसे आपने कहा कि जब मेरे लिए सारा अलग अलग यही मिट जाएगा तो मैं वही करूंगा जो करना चाहिए। सो बेसिकली इन वेरी शॉर्ट गीता का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यही है कि हम हमारी लाइफ किस तरीके से जिए और डिसीजन मेकिंग किस तरीके से करें। दैट इज इन शॉर्ट द जिस्ट ऑफ गीता, द वे आई अंडरस्टैंड फ्रॉम प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव। ओके, आई हैव वन होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू। हमने कहा क्रोध नहीं करना है, भय नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। इज इट पॉसिबल? एक पहली बात, ऐसे जीना क्या पॉसिबल है? पहली बात। दूसरी बात, अगर ऐसा नहीं है तो फिर कृष्ण, देखो कृष्ण कोई भी चीज इलॉजिकल नहीं कहेंगे, ये बात समझ लो, ठीक है? तो उनका ये कहने का मतलब क्या है कि सारा राग वाग द्वेष, राग द्वेष तो ठीक है, बट भय क्रोध सब नष्ट हो जाए, वैसी स्थिति में आ जाओ। प्रैक्टिकली इसका क्या अर्थ हुआ, ये आप लोग मुझे सोच के अगले सेशन में बताओगे, ठीक है? ठीक है, प्रार्थना कर ले। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।